नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। पेनल्टीज के इस चैप्टर में आपका बड़ा बड़ा स्वागत है। पेपर तो आपको पता ही है कैसे आ रहे हैं, पर डरने की कोई बात नहीं है। इस सब्जेक्ट के अंदर आपने सारी चीजें डीपली पढ़ी हैं। आड़ा तिरछा उल्टा पुल्टा एआई चैट जीपीटी कहीं से कुछ भी आ जाए, आप कर पाओगे। ठीक? यस सर। चैप्टर पेनल्टीज का जो अक्सर भूल जाते हैं क्योंकि इसमें डिजिट्स आती हैं, कंसेप्ट्स नहीं होते हैं, बल्कि याद रखने वाली चीज ज्यादा होती है कि ये किया तो इतनी पेनल्टी, ये किया तो इतना जेल। याद रखने वाला चैप्टर है। फिर भी इसको मैं जितना आसान बना सकता था मैंने कोशिश करी है। मैंने प्रॉपर चैप्टर हाथ से लिखवाया है। ये नोट्स जो इस चैप्टर के हाथ से लिखे हुए crajkumar.com क्लास में लिखवाया था मैंने, ये रेगुलर बैच के अंदर। इसके नोट्स crajkumar.com के फ्री रिसोर्सेज में आपको मिल जाएंगे। चलें या सेक्शन 122 से यहां शुरुआत होती है और सेक्शन 137 तक हम चले जाते हैं। सेक्शन 122 के अंदर भी कई सारे सब सेक्शन हैं। एट द एंड मैंने समरी बनाई है। 122 का 1 है, 1A है, 1B है, 122 का 2 है और 122 का 3 है। 3 तक तो जाना, साथ में ये 1A और 1B भी आ गए हैं। ओरिजिनल सीरीज का पार्ट नहीं थे, बाद में इनको इंसर्ट किया गया है। ठीक, तो सेक्शन 122(1) के अंदर 21 तरह के स्पेसिफाइड ऑफेंसेस हैं जिनको मैंने कैटेगराइज किया है IM, RRRRRR और DOS के रूप में। कैसे? I का मतलब इनवॉइस, M का मतलब मैनर ऑफ पेमेंट, R का मतलब रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड, रिटर्न, रिफंड, ITC। IM, RRRRRR, ITC एंड DOS। इसमें आपके 21 ऑफेंस आ जाते हैं। इनवॉइस संबंधी आप क्या क्या घोटाला कर सकते हैं वो मैंने यहां पर डाल दिए इकट्ठे करके। नो इनवॉइस, फॉल्स इनवॉइस, बोगस इनवॉइस दिया, इशू किया, या बोगस इनवॉइस, फॉल्स इनवॉइस रिसीव्ड किया, ITC कमाने के लिए फर्जी। इशू इनवॉइस विद रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ अनदर पर्सन। 21 तोपों की सलामी इस आदमी को दूसरे के रजिस्ट्रेशन नंबर से बिल इशू करता है। ईवेबिल बिल्टी, ये भी इनवॉइस से कनेक्टेड उसी फैमिली में आ जाते हैं। ईवेबिल बिल्टी एटसेट्रा नॉट इशूड, या सप्रेस करता है, टर्नओवर को छिपा लेता है। ये कांड करते पाए जाते हो तो पेनल्टी है 100% ऑफ टैक्स अमाउंट, यानी कि जितना टैक्स इन्वॉल्व था वो, और ₹10,000 चैप्टर पेनल्टीज का तो विच एवर इज हायर तो होगा ही होगा। सीना खोल के पेनल्टी ठोक रहे हैं। खैर 10,000 तो बहुत छोटी चीज है। मोटा मोटी प्रैक्टिकल लाइफ में तो यही देखने को आता है कि भाई टैक्स के बराबर की पेनल्टी ठोक दी जाती है। 18 लाख का टैक्स था, GST था, 18 लाख की पेनल्टी आपको यहां पर आ जानी तय है। मैनर ऑफ पेमेंट का चैप्टर था, उससे संबंधित क्या क्या कांड किए जा सकते हैं। कलेक्ट टैक्स अमाउंट बट नॉट पेड इवन बियॉन्ड 3 months ऑफ ड्यू डेट। ड्यू डेट के 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, फिर भी आपके कान पर जूं नहीं रेंग रही है। क्या बात। TDS, TCS इसी फैमिली के हिस्से हैं, चाचा ताऊ के हैं। नॉट TCS, नॉट TDS, नॉट डिडक्टेड, शॉर्ट डिडक्टेड, डिडक्टेड बट नॉट पेड। और क्या कर सकते हो? ये तो कर सकते हो। TCS नॉट कलेक्टेड, शॉर्ट कलेक्टेड, कलेक्टेड बट नॉट पेड, यही तो कर सकते हो। तो पेनल्टी वही है अपनी 100% ऑफ GST और 10,000, वो सबके लिए कॉमन है इनके लिए। रजिस्ट्रेशन में क्या कर सकते हो? रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं, या लिया तो फ्रॉडुलेंटली लिया, गलत डिटेल्स देकर आपने रजिस्ट्रेशन लिया है, तो उसके लिए वही पेनल्टी। रिकॉर्ड्स एंड इन्फो, नो रिकॉर्ड, फॉल्स रिकॉर्ड, सब्स्टिट्यूटेड रिकॉर्ड, डिस्ट्रॉय रिकॉर्ड, फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हो अधिकारी को मांगे जाने पर। रिकॉर्ड संबंधी ये कांड कर सकते हो। रिटर्न संबंधी या कुछ भी लिखा हुआ नहीं है 122 के अंदर, क्योंकि अगर रिटर्न आपकी बिलेटेड होती है तो सेक्शन 47 की लेट फी आपको रिटर्न चैप्टर में पढ़ाई जाती है, यहां पर कोई जिक्र नहीं है। आर मतलब रिफंड,
फ्रॉडुलेंटली रिफंड क्लेम करते हो तो कितना पैसा आएगा, वही जितना रिफंड का पैसा था उसका 100% और 10,000 विच एवर इज हायर। आईटीसी, आईटी के साथ क्या क्या बदतमीजियां कर सकते हैं, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड या रॉन्गली यूटिलाइज्ड या रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो जितना भी फ्रॉड किया है वो अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर। डीओएस मतलब डिस्पोज ऑफ या टेम्पर विद एनी गुड्स सीज्ड अंडर सेक्शन 67(2). पिछले लेक्चर में देखा था कि जिसमें आप सीज करके जाया करते थे, रेड वेट जब पड़ती है तो जिस गुड्स को प्रैक्टिकली सीज नहीं कर सकते उसको वहीं पर नजरबंद कर दिया जाता है। अगर आप उसकी नजर उतारते हो, सील तोड़ते हो, कुछ बदतमीजी गुड्स के साथ करते हो तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। या फिर जो प्रोविजनली अटैच कर दिया जाता है गुड्स, उसके साथ कुछ छेड़खानी करने की कोशिश करते हो, टेम्परिंग करते हो, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हम इसे। ऑब्स्ट्रैक्ट, ओ फॉर ऑब्स्ट्रैक्ट या क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन इन ऑफिसर्स वर्क, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालना, जेल तक हो जाएगी, आगे चल के देखेंगे तो पेनल्टी है। भी तो सेकेंडरी पार्टी, ट्रांसपोर्टर, वेयर हाउस कीपर एटसेट्रा, ये बेचारे भी इसमें लपेटे में आ जाते हैं। तो IM, RRRRRR, ITC एंड DOS, 21 तरह के ऑफेंसेस, पेनल्टी आपको बता रखी है। ये था आपका 122 का 1 करके। आगे आता है 122(1)A, पेनल्टी फॉर मास्टरमाइंड, जो रजिस्ट्रेशन लेते हैं घरेलू नौकर, माली, ड्राइवर एटसेट्रा। रजिस्ट्रेशन है जीएसटी का माली के नाम पर और मजे ले रहा है मालिक। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, एनी पर्सन हु इज मास्टरमाइंड, दैट इज जिसके इशारों पर ये सारे कांड हो रहे हैं। कौन से, आउटवर्ड सप्लाई के संबंध में नो बिल बट सप्लाई मेड, या नो सप्लाई बट बिल इश्यूड, ये कतई नीचता भरा काम है। मतलब हवाई बेच रहे हो तुम, इसे बिल पर्चे का काम बोल देते हैं कि बिल इश्यू कर दिया बट सप्लाई है ही नहीं। इनवार्ड संबंधी आईटीसी ले रहे हो विदाउट सप्लाई या रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी। तो 2 कांड आगे आउटवर्ड सप्लाई के संबंध में, 2 आगे इनवार्ड के संबंध में। तो कितनी आएगी पेनल्टी, 100% ऑफ टैक्स अमाउंट। प्रैक्टिकली वहां लिखा है और 10,000, बट 10,000 बहुत छोटा मामला है। मतलब 10,000 की रेलिवेंसी प्रैक्टिकली तब आएगी जब ये टैक्स का अमाउंट 10,000 से भी कम हो, तो विच एवर इज हायर में तब ये सिलेक्ट हो पाएगा। इतने छोटे मोटे केसेस के लिए नोटिस शायद ही आते होंगे। तो रियल लाइफ के अंदर दिमाग और भेजे में यही रखना है, जितना टैक्स उतनी पेनल्टी। ठीक है जी। आगे है सेक्शन 1B करके है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, जो माइक्रो बिजनेसमैन थे, जिनके लिए हमने बोला था कि आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, रेदर आपको एनरोलमेंट नंबर ले लीजिए अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जा रहे हैं। तो उसमें कुछ ऑब्लिगेशंस ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए भी होते हैं कि जब तक एनरोलमेंट नंबर नहीं होगा, ऑप्ट इन नहीं कर लोगे फ्रॉम द पर्सन, आप उसके प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पर लिस्ट नहीं करोगे। दूसरा, आप ऐसे व्यक्ति के प्रोडक्ट को इंटर स्टेट नहीं दिखाओगे, सिर्फ होम स्टेट के अंदर ही उसे खरीदा जा सके, ऐसी व्यवस्था करके चलोगे। और साथ में आपको उसके बारे में जानकारियां भी देनी पड़ेंगी टीसीएस स्टेटमेंट के अंदर। अगर आपने ये जानकारियां छिपाई, ये काम नहीं किए आपने, तो तुम्हारी हस्ते से ई कॉमर्स ऑपरेटर, यहां पर पेनल्टी आपकी वही 100% ऑफ टैक्स अमाउंट जितना इन्वॉल्व था वो, और 10,000 विच एवर इज हायर। 122 का 2 आता है, उसमें बोलता है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है और उन कांड में फॉल करता है, कौन से कांड में, जो सेक्शन 74A में फॉल करते हैं, जो फ्रॉडलेंट वाले जो थे, मतलब नॉट फ्रॉडलेंट, मतलब लाइक जो 5 कारण है जो शोकोज नोटिस को आकर्षित करते हैं, टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, आईटीसी आपने रॉन्गली क्लेम्ड या यूटिलाइज, और अर्नियस रिफंड्स, जिनके चलते शोकोज नोटिस आता है। अगर आप वो कांड करते तो आपको पेनल्टी लगेगी 122(2) के अंदर। पर ठहरो, पेनल्टी कितनी है, वही जो चलती आ रही पीछे से, लेकिन ठहरो, ये एक पेनल्टी, इस तरह की बातें पेनल्टी यहां पर भी लगती है 73, 74 या 74A में, और ये यहां पर भी देखने को मिल रही है। तो एक एक्ट के लिए डबल पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। अगर उधरिछ लग गई है तो इधरिछ नहीं लगेगी, और अगर वहां यहां लग गई तो वहां ना लगेगी। एनीवन ये अपनी लगाई जाती है,
बोनाफाइड मैटर है तो 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर, बिल्कुल ठीक। मेलाफाइड है तो 10% ऑफ टैक्स अमाउंट और 10,000 है, लेकिन ये 10,000 वाली बात सेक्शन 74 या 4A के अंदर नहीं थी, यहां पर एड ऑन कर दिया गया है। बट रियल लाइफ में शायद इसका कोई रेलिवेंसी नहीं आएगी, बट फिर भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर करने के लिए लिखना जरूरी है। यहां पर यह है, वहां डिमांड रिकवरी के चैप्टर में सिर्फ 100% ऑफ टैक्स अमाउंट ही बोला जाता है। उसके बाद यह आता है, इस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। माइंड इट 122 का 3, पेनल्टी फॉर सपोर्टर्स जो गाड़ी में धक्का देते हैं, दिखते नहीं है, गाड़ी के पीछे और धक्का मार रहे हैं। कौन कौन? एनी पर्सन हु एड्स और अबेट्स विद रिस्पेक्ट टू ऑफेंस, 122(1) के ऑफेंस को करवाने में जिसने पीछे से सपोर्ट दिया वो। एक्वायर पोजेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्ट, डिपॉजिट, कीपिंग, कंसीलिंग एटसेट्रा ऑफ कॉन्ट्राबैंड गुड्स। कॉन्ट्राबैंड गुड्स में जिन जिन के हाथ सने हुए हैं, यहां पर सीए, डायरेक्टर, मैनेजर, ये सब लोग भी आ जाते हैं, ये सारे सपोर्टर्स हैं। अधिकारी ने हवेली पर बुलाया था, नहीं पहुंचता है, या इनवॉइस संबंधी कोई कांड कर रखा, इश्यू नहीं किया या अकाउंट फॉर नहीं किया इनवॉइस, तो ऐसे में ये पेनल्टी लगेगी अप टू 25,000। क्योंकि सेकेंडरी लोग थे तो मेन वाली पेनल्टी नहीं ठोकी, कम पेनल्टी ठोकी है। स्पेशली यहां पर ये जो डायरेक्टर डायरेक्टर होते हैं ना, इनको लपेटा जाता है, इनके ऊपर ये पेनल्टी यहां पर लगाई जाती है। इस प्रकार से आपके ये तमाम समरी यहां पर मालिक मैंने लिख दी है, जो भी हमने इसमें पढ़ा है। राइट सर, ओके सर, एनी इशू? नो सर। जॉनी जॉनी? हां सर। चलो भैया, अब इसके बाद आता है आपका भाई साहब सेक्शन 125। 122 के बाद डायरेक्ट 125 है, क्योंकि 123 और 124 ये टैक्स पेयर के लिए नहीं होते हैं। 125 के अंदर रेज्यूडरी पेनल्टी है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, कि अगर कोई ऑफेंस हमारा अदरवाइज किसी स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर कवर नहीं हो पाया है तो चिंता नहीं करेंगे, हम उसे 125 में लेकर आएंगे और अप टू 25,000 तक की पेनल्टी उसके ऊपर लगा देंगे। जैसे लेट रजिस्ट्रेशन हो गया, अपना रजिस्ट्रेशन कराया बट लेट कराया, बुक्स ऑफ अकाउंट आप मेंटेन नहीं कर रहे हो 72 महीने तक, 1% के कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे हो एंड ऑल, तो मतलब इस प्रकार के जहां अलग से कोई नहीं है तो यहां पर लगाई जाती है। न्यूली इंसर्टेड सेक्शन 122A करके है, गुटखा, पान मसाला, टोबैको, चैनी खैनी, चैन से मजा लो। इनके ऊपर जो जीएसटी का रेट होता है वो हाईएस्ट रेट होता है। इतना ही नहीं, इनके ऊपर कॉम्पनसेशन सेस भी धमाकेदार होता है। ये 40% यहां लग गया और मान लीजिए 135% यहां लग गया। 10,000 का ये प्रोडक्ट था और 17,500 रुपए के उस पर टोटलिटी में टैक्स लग जाते हैं। टैक्स ज्यादा लग रहा है तो एविजन भी ज्यादा ही होगा। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है जी। तो यहां पर यह बोला जाता है कि ऐसे व्यक्तियों पर हम कंट्रोल कैसे करें। फैक्ट्री के अंदर ही पहुंच जाते हैं और यहां पर इसकी जो सबसे फाइनल स्टेज पर पैकेजिंग मशीन होती है, वो पैकेजिंग मशीन गिनते हैं कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 मशीनें हैं और हर एक मशीन की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है पर डे की, वो निकालकर हम देख पाते हैं किस फैक्ट्री को अगर पूरी क्षमता पे चलाया जाएगा तो यहां से कितने पाउच तैयार किए जा सकते हैं। अब वो हो सकता है कि आप जब विजिट करने गए मशीनें साथ थी, बाद में कुछ घटा बढ़ा दे, कुछ बढ़ा दे, इसलिए बोला गया आपको इन मशीनों की जानकारी हमें देकर चलनी है। इन मशीनों का रजिस्ट्रेशन कराना है जीएसटी डिपार्टमेंट में आकर, ताकि हमें पता हो कि आप किस प्रोडक्शन कैपेसिटी पर खेल रहे हैं। और अगर आपने ऐसा नहीं किया और चोरी छिपे कोई मशीन चलाई जो सरकार की नजरों में नहीं है, तो हम तुम्हें श्राप देंगे और तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट कर देंगे। हम तुम्हारी मशीनों को उठा के ले जाएंगे जो अवैध तरीके से आपने यूज कर रखी हैं, और पेनल्टी ठोकेंगे लाख रुपए पर मशीन के रिस्पेक्ट के हिसाब से। हाँ, उसके बाद अगर हमारे पकड़े जाने के बाद आप तमाम प्रकार की पेनल्टीज का पेमेंट कर देते हो और एक कमिटमेंट देते हो कि मैं अगले 3 दिन के भीतर भीतर मशीन का रजिस्ट्रेशन करवा लूंगा, तो हम आपको छोड़ भी सकते हैं। लाख रुपए पर मशीन की पेनल्टी है। अगर मान लो 3 मशीनें अनरजिस्टर्ड निकली सरप्राइज विजिट पर, 3 लाख की पेनल्टी हो गई एंड मशीन लायबल टू कॉन्फिस्केशन होंगी। छोड़ देंगे मशीन को अगर आप पेनल्टी पे करते हो और मशीनों का रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो। पान मसाला गुटखा के रिस्पेक्ट में भाई बंधुओं, एक चीज अभी रिसेंटली एड ऑन करी गई है, वो है
UIN का कंसेप्ट, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग, जिससे कि हम प्रोडक्शन से लेकर एंड यूजर तक पहुंचने तक की पूरी चेन है उसको ट्रैक कर सकें। ये प्रोडक्ट कहां बना, क्यों बना, कब बना, कैसे बना, और क्या इसकी इंफॉर्मेशन सरकार के पास में है इस मैन्युफैक्चरिंग की। तो एक UIM कंसेप्ट लॉन्च किया है, एक यूनिक, आपको उस पर QR कोड वगैरह कुछ भी आइडेंटिफिकेशन मार्किंग रख के चलनी है, दागना है उसको, दागना है, टैटू बनाना है उसके ऊपर, यूनिक टैटू। तो अगर आप ये कंसेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी 1 लाख और 10% ऑफ टैक्स, जो दोनों में अधिक होगी, उतने का पेमेंट करना पड़ जाएगा। आगे बात करते हैं सेक्शन 123 की। जब अधिकारी किसी पर हाथ डालता है, हाथ डालने का मतलब नोटिस इश्यू करता है, तो उससे पहले अपना होमवर्क करता है, प्रॉपर रेकी करता है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट से जानकारी लेता है। बैंक से पूछेगा इसका बैंक स्टेटमेंट दे, क्या चल रहा है। RTO से पूछेगा इसने कितनी गाड़ियां ले रखी हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उससे पता लगेगा क्या कर रहा है ये। बिजली का बिल कितना आता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से मांगेगा। कितनी जमीन खरीद रखी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी से मांगेगा। वो सारा डेटा इकट्ठा करता है। अगर ये अदरवाइज लोग जो आसपास हैं, ये सरकार ही अधिकारी को सही सूचना नहीं देते हैं या टाइमली सूचना नहीं देते हैं या कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ऐसे अथॉरिटीज के ऊपर एक पेनल्टी लगाने का रिवाज यहां पर बना दिया गया है, 100 रुपीज पर डे और मैक्सिमम 5,000 तक की। ये अमाउंट बहुत बड़ा नहीं है, बट एक निशान लगा दिया जाता है कि भाई आपने हमारे साथ ठीक से बिहेव नहीं किया। जबकि हमने तो पीछे पढ़ा था कि हर एक व्यक्ति को जो कनेक्टेड है, जिसकी हमें हेल्प की जरूरत पड़ेगी, वो हमारी हेल्प करके चलेगा, बिकॉज देश टैक्स से ही तो चलता है। कौन कौन से व्यक्ति कवर होते हैं? बैंक हो गया, RTO, डेवलपमेंट अथॉरिटी, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, स्टॉक एक्सचेंज, टैक्स डिपार्टमेंट एंड ऑल, सारे के सारे यहां पर आ जाते हैं। इसी सीरीज में एक और सेक्शन आता है 124 करके। वो कहता है कि स्टैटिस्टिक्स जो मांगते हैं, ऑर्गेनाइज्ड डेटा, कि भाई हमें बैंक जी पिछले 4 सालों का डेटा ऑर्गेनाइज करके दो, कंपैरेटिव शीट बनाकर हमें दीजिए ताकि हम फ्लक्चुएशंस को चेक इट आउट कर सकें। अगर आप ये नहीं प्रोवाइड कराते हो टाइमली या गलत प्रोवाइड कराते हो, मांगा था राम का दे दिया शाम का, तो ऐसे में आपके ऊपर भी पेनल्टी ठोकी जाएगी। एक तो हमें बहुत तेज गुस्सा आएगा, तो अपफ्रंट फाइन लगाएंगे आपको अप टू 10,000 का। इसके अलावा 100 रुपीज पर डे की पेनल्टी है, जो कि मैक्सिमम 25,000 तक जा सकती है। इस प्रकार की बातें बाबू मेरे बोल दी जाती हैं। ठुकाई शानदार चल रही है। ऐसी ठुकाई के बीच में कहा कि बेबी रिलैक्स। क्या रिलैक्स? सेक्शन नंबर 126 आता है, जो ये कहता है मिटिगेशन इन पेनल्टीज। प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन इज फॉर GST ऑफिसर एंड वी आर टॉकिंग विद GST ऑफिसर कि अधिकारी को पेनल्टीज को मिटिगेट करने का अधिकार है या कम करने का राइट है, या मैं ये बोलूंगा कि यहां पर भाई कुछ जनरल डिसिप्लिन्स बताए गए हैं वाइल इंपोजिंग द पेनल्टी। क्या? पेनल्टी दो प्रकार की होती हैं, एक वेरिएबल नेचर की होती है और दूसरी फिक्स्ड नेचर की होती है। सख्त जो फिक्स्ड नेचर की होगी वो तो कम ही क्या करोगे, कम हो ही नहीं सकती है। जैसे पेनल्टी अंडर सेक्शन 122(1) है कि ये और ये विच एवर इज हायर, तो फिक्स हो गई भाई इतनी लगेगी। वेरिएबल नेचर की वो होती है, जैसे बोल दिया पेनल्टी अंडर सेक्शन 125 है कि अप टू 25,000, मतलब उससे कम भी हो सकती है, कम होने की गुंजाइश है। तो क्या कहते हैं कवि? नो पेनल्टी फॉर माइनर ब्रीचेस। जहां कम होने की गुंजाइश है उनके लिए बोल रहे हैं कि छोटा मोटा कोई नुकसान हो जाए तो भैया चींटी मर जाए तो जेल में मत डालना व्यक्ति को। वेयर अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्ड इज लेस देन 5,000 है। नो पेनल्टी फॉर मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड। छोटी मोटी अगर अपफ्रंट मिस्टेक हो जाती है जहां पर आपका फ्रॉडुलेंट इंटेंट नहीं है, तो बाबूजी आप मत लगाना पेनल्टी। वॉलंटरी डिस्क्लोजर को ड्यू रिस्पेक्ट दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आगे से आके बोलता है कि साहिब मेरा ये दिक्कत हो गई, अब देख लीजिए, तो जहां कम करने की गुंजाइश होती है वहां पर अधिकारी आपकी पेनल्टी को कम कर सकता है। पेनल्टी अमाउंट वेरी कर सकता है केस टू केस पे। जहां अप टू 25,000 बोला है वहां किसी के लिए 20 हो सकता है, किसी के लिए 15 हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन कितना यहां पर दे सकता है। उसके बाद अदर पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल इंपोजिंग पेनल्टी। क्या? पेनल्टी शुड बी इंपोज्ड बेस्ड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ केस। केस का क्या
फैक्ट्स हैं बेसिकली, उसके अनुसार ही हम पेनल्टी डिसाइड करते हैं। चींटी मरी है या चींटा मरा है, कौन मरा है यहां पर, या चूहा मरा है, हुआ क्या है उसके हिसाब से सेट करेंगे। लेकिन ये वेरिएबल नेचर में है, जो फिक्स्ड नेचर की वो तो है ही है, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते आप। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दी जाएगी और जो भी पेनल्टी ऑर्डर पास किया जाएगा वो विद रीजन होगा और व्यस्त करके यहां पर बोल दिया जाता है। सेक्शन 128 निकल के आता है, वो ये कहता है कि यहां गवर्नमेंट को पावर है। 126 में अधिकारी के हाथ में पावर दी और यहां 128 के अंदर सरकार के हाथ में पावर है। कैसी पावर भला? गवर्नमेंट हैज द पावर दैट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जो पेनल्टी आपकी वेव ऑफ की जा सकती है फुली या पार्शियली। कहां कहां पर? 122, 23, 125 और 47 के अंदर। 122 हो गए, दो इकट्ठे हो गए, 125 और 147, 125 और 47, इनकी पेनल्टी को फुली या पार्शियली वेवर दिया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट। आगे आता है मेहरबानों यहां पर आपका सेक्शन नंबर 127। ये एक गाना गाता है, पुरानी मूवी थी तहलका, उसका गाना है। तू साथ न दे मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूं, जलना मुझे आता है। क्या भला? तू साथ ना दे मेरा, पेनल्टी प्रोसीडिंग्स अकेले चल सकती हैं। इस पेनल्टी को लगवाने के लिए, पेनल्टी का ऑर्डर पास होने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई और पेनल्टी चल रही हो। ये अपने आप में वजूद रखती है, अपना इंडिपेंडेंट, और ये अकेले अकेले चल सकती हैं। नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट की ये वाले सेक्शन में केस चल रहे हो या ये चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अकेले अकेले लगाई जा सकती है। सिमिलर प्रोविजन इंटरेस्ट के लिए भी होता है डिमांड रिकवरी चैप्टर के अंदर, कि वो भी अपना अकेले अकेले लगाया जा सकता है। सिविल लायबिलिटीज में दो एलिमेंट होते हैं पेनल्टीज, जो कंप्लीट हुआ। दूसरा एलिमेंट होता है सीजर एंड कॉन्फिस्केशन, और ये सीजर एंड कॉन्फिस्केशन कहां हो रहा है? आउटडोर हो रहा है। जो सीजर कन्फिस्केशन होता है, सीजर की बात करते हैं इंडोर वाले की, वो सेक्शन 67(2) में था। अभी हम यहां जो बात कर रहे हैं वो सेक्शन 129 और 130 के अंदर आ रहा है। ये रास्ते में खुला, मैं बोल नहीं सकता, रास्ते में हो रहा है जो भी यहां पर हो रहा है। क्या हो रहा है? सेक्शन 129 सीजर का। किन किन सर्कमस्टांसेस के अंदर सीजर की बात होती है? एप्लीकेबल वेयर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, कॉन्ट्राबैंड गुड्स मूव करा रहे हो, जिसके साथ बिल नहीं है, इनवॉइस नहीं है, ईबे बिल नहीं है एंड ऑल, तो गुड्स को सीज किया जा सकता है। हां, इसके लिए पावर दी जाती है सेक्शन नंबर 68 में। रोको 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 रे गाड़ी को, रोको भाई रोको रे, पावर वहां पर दी जाती है मेहरबानों। पावर टू स्टॉप व्हीकल इज गिवन अंडर सेक्शन 68। रोको रोको इफ वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सीड करती है आपकी 50,000 रुपए से। तो फिर क्या हुआ मामा? गाड़ी तो रुक गई। रुकने के बाद में फिर क्या होगा? सीजर होगा। सीजर के 7 दिन के भीतर भीतर आपको आएगा ये शो कॉज नोटिस। उसके 7 दिन के भीतर भीतर डिमांड ऑर्डर। उसके 15 दिन के भीतर भीतर आपको पेमेंट करना है। नहीं किया तो कन्फिस्केट, और कन्फिस्केट करके भरे बाजार आपके इस गुड्स को नीलाम कर दिया जाएगा। हां, अगर गुड्स आपका पेरिशेबल नेचर का है तो डोंट वेट, आप जितना जल्दी से बेच बा सकते हो उसे बेचा जा सकता है। ठीक है जी, ये तो रहा पूरी प्रोसेस। अब क्या होगा? अब जहां तक सवाल है पेनल्टीज का, फाइन का, वो कितना लगेगा? अगर आप पे कर रहे हो बिफोर डिमांड ऑर्डर, यानी कि यहां कहीं, यहां तक, मतलब शुरू से लेकर यहां तक कहीं भी पे कर रहे हो, डिमांड ऑर्डर से पहले पे कर रहे हो या डिमांड ऑर्डर के बाद पे कर रहे हो, दोनों ही बातों में अंतर आएगा। डिमांड ऑर्डर से पहले पे कर रहे हैं तो भैया सुरते हो गए आप। सुरते सुरते मतलब जल्दी आ गए। 200% आए, 200 कतई जान ले ली, मतलब 200% ऑफ टैक्स अमाउंट टैक्सेबल गुड्स है तो, और अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो वहां टैक्स अमाउंट को बेस बना ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पर टैक्स है ही नहीं। तो वहां पकड़ा 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, और एक फिक्स्ड फिगर पकड़ी 25,000, विच एवर इज ठहरो लोअर, खतरे का निशान। पेनल्टी के चैप्टर में लोअर शब्द आ रहा है। हां, आ रहा है क्योंकि एग्जेम्प्टेड है, इस पे जीएसटी था ही नहीं। ओके, अगर बाद में आ रहे हो तो थोड़ा और इंटेंसिटी बढ़ जाती है। टैक्सेबल गुड्स 200% ऑफ टैक्स और 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, ये आ जाएगा। यानी कि ये एलिमेंट आपका यहां पर और बढ़ा दिया जाता है। दूसरी साइड में
एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए 2% का कर दिया 5% और कंपेयर विद 25,000 विच एवर इज लोअर, उतना तक का आपको यहां ठोक दिया जाएगा। ये सीजीएसटी के अंदर पढ़ रहे हैं और जो भी आपका फाइनली एब्सोल्यूट अमाउंट आए और आईजीएसटी के लिए पूछा जाए, जितना अमाउंट सीजीएसटी के लिए आया उतना ही अमाउंट एसजीएसटी के लिए आएगा और फिर वो आईजीएसटी के लिए अपना जुड़ के तब्दील हो जाएगा। ओके, अब ट्रांसपोर्टर को कितनी पेनल्टी ठोकी जाए, क्योंकि इन्वॉल्व तो वो भी है, मालिक का तो गुड्स था, मालिक को तो लपेट दिया, इसको कितना लपेटें? तो इसको बोला कि देख, जितनी पेनल्टी जितना भी ये जो हुआ है फाइन वगैरह जो लग रहा है, जितना लगा है मालिक के ऊपर, गुड्स के मालिक के ऊपर, तू भी बराबर का हिस्सेदार है, उतना ही तेरे ऊपर भी ठोका जाएगा, उतना ही तेरे ऊपर ठोका जाएगा। बाबूजी बैठ जाओ, बाबूजी बैठ जाओ, बाबूजी। कह बहुत तो मालिक है, हम तो ट्रांसपोर्टर हैं। कह ठीक, कोई बात नहीं, चल। तो इसकी कैपिंग कर दी और कैपिंग करके इसको 1 लाख कर दिया। चल ठीक है, 1 लाख से ऊपर नहीं जान देंगे। अगर मालिक पर लगा है ये जुर्माना 90,000 रुपए का, तेरे ऊपर भी 90 का आएगा। अगर उनके ऊपर लगा है मान लीजिए 3 लाख रुपए का, तो तेरे ऊपर 1 लाख तक का ये आ जाएगा। ऐसे करके बोल दिया जाता है। बात करते कॉन्फिस्केशन की, और आपको पता होना चाहिए कॉन्फिस्केशन किन किन अवस्थाओं में किया जा सकता है। कॉन्फिस्केशन की नौबत कब आ सकती है? आसमान से, जमीन से, पाताल से, दाएं से, बाएं से, कहीं से भी आ सकती है। आप यहां पर फ्रॉडुलेंट सप्लाई कर रहे हैं, आप यहां पर फ्रॉडुलेंट सप्लाई ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं या फिर गुड्स को काउंट फॉर नहीं करते हैं, यानी कि क्लेंडस्टाइन रिमूवल्स आप करते हैं और कति पाताल में चले जाओ। जो ट्रांसपोर्टर हैं और वो ट्रांसपोर्ट करता है कॉन्ट्राबैंड गुड्स। तो ऐसे मामलों के अंदर अगर आप फॉल करते हैं बाबूजी, तो आप तैयार रहिए किस चीज के लिए, या फिर और भी चीजें हैं। और अदरवाइज कॉन्ट्रावीन टू इवेड टैक्स, कोई और कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हैं, मतलब लगभग सब चीज आ गई कि जहां भी आप कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हैं, तो गुड्स एंड ट्रक लाइबल टू सीजर हो जाएंगे। हाउएवर, सीजर के बाद हम उनको गुड्स के लिए और ट्रक वाले के लिए एक रिडम्पशन फाइन का ऑप्शन देते हैं कि आप चाहो तो इनको रिडीम यहां पर करा सकते हो। रिडम्पशन फाइन का ऑप्शन दिया, आपने गुड्स की जान बचा सकते हो, वरना हम तो भरे बाजार इसको नीलाम कर देंगे। रोक सको तो रोक लो। क्या है रिडम्पशन फाइन? इसको छोड़ने की क्या फीस लगेगी? मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स लेस जीएसटी अमाउंट, क्योंकि जीएसटी तो आप अलग से ले रहे हो, तो मार्केट वैल्यू में से जीएसटी हटा दिया। ये होगा आपका मैक्सिमम रिडम्पशन फाइन। कम हो सकता है इससे, पर इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो वह यानी कि आपको टैक्स भरना, इंटरेस्ट भरनी, पेनल्टी भरनी और साथ में आपको रिडम्पशन फाइन से भी लपेट दिया जाएगा। अगर आपको गुड्स चाहिए तो, नहीं चाहिए तो आपका गुड्स उठाकर ये तो गया। और अगर यहां पर बात करें हम ट्रक वाले भैया के लिए, मैक्सिमम रिडम्पशन फाइन क्या रहेगा? तो इसके लिए बोला जाता है कि तेरी वजह से जितना जीएसटी का नुकसान हुआ है उतना तक हम तेरे ऊपर ठोकेंगे, रिडम्पशन फाइन तेरी गाड़ी को छुड़वाने के लिए। क्या बोलते हैं? ट्रक की जान का सौदा किया जा रहा है। स्मार्ट प्रोविजन है कि ट्रांसपोर्टर की वजह से जीएसटी की चोरी हो रही थी, उतने ही अमाउंट का रिडम्पशन फाइन जितने की टैक्स चोरी इन्वॉल्व थी उतने तक का यहां पे लगा दिया जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अब आता है भक्तजनों सेक्शन नंबर 131। सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात करते हैं। बोथ आर इंडिपेंडेंट। सिविल अलग चलती है, ये क्रिमिनल अलग चलती है। ये राजधानी शताब्दी है, दोनों का कोई इंटरलिंक नहीं है। आगे बात करते हैं क्रिमिनल ऑफेंस की। जेल करावेगी रे छोरी, जेल करावेगी, जेल की बात हो रही है। तो क्या है जेल के अंदर, होता कैसे? देखिए, ये अक्सर लोग काम करते हैं, बिल किसी को दिया और दिल किसी को दिया, मतलब गुड्स किसी और को दिया। जिसको सप्लाई दी उसको बिल नहीं दिया और जिसको बिल दिया उसको सप्लाई नहीं दी है। तो ऐसे बड़े घिनौने काम यहां पे करे जाते हैं। खैर, मैं आ जाता हूं आपके सेक्शन 132 में। लिस्ट ऑफ क्या क्या सीखेंगे? 3 एलिमेंट सीखने वाले हैं। नंबर 1, लिस्ट ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस कितने हैं? जी सरकार, पहले 12 थे, अभी घटा के 9 कर दिए गए हैं। एग्जॉस्टिव लिस्ट है। इनका नेचर क्या है? गर्म है या ठंडे हैं? गर्म का मतलब होता है जहां पर बेल नहीं मिलती, जमानत तक नहीं मिलती है, नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजिबल, संगीन अपराध, कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल, नॉन एक के ऊपर ही आता है। या फिर कूल होंगे, ठंडे, मतलब ये ठंडा मतलब
कोका कोला नहीं, ठंडे का मतलब हो गया कि जमानत मिल जाएगी, बेलेबल होंगे, तो नॉन उस पर चढ़ा दो, नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। अच्छा जी, और साथ में इन ऑफेंसेस का क्या पनिशमेंट दिया जाएगा उसकी चर्चा यहां पर भक्तजनों करी जाती है। सेक्शन 132 का सबसेक्शन 1, एनी पर्सन जिसने काम किया, कॉज टू कमिट कराया, जिसने काम किया या जिसने काम कराया, या जो बेनिफिशियरी था इसका पूरे कांड का मजा ले गया, मतलब कर कोई और रहा है और मजा किसी और को आ रहा है, ये सब चक्की पीसेंगे। 9 क्रिमिनल ऑफेंसेस आपके यहां पर मालिक आते हैं। पहला आता है नो बिल बट सप्लाई मेड, आपने बिल इशू नहीं किया बट सप्लाई, सप्लाई आपने पेल दी निकल रहा था, वो शब्द गंदा है नहीं, तो यहां पर आपने बिल नहीं दिया बट सप्लाई आपने कर दी है। इसका उल्टा कर दो कि अगली में सप्लाई नहीं दी लेकिन आपने बिल दे दिया है। तो ज्यादा निचता वाला काम कौन सा है, ए या बी? सप्लाई तो दी थी पर बिल नहीं दिया, दूसरे में सप्लाई नहीं दी बट बिल दे दिया, मतलब खाली इसे बोलते बिल पर्चे काम। अब हवा बेच रहे हो। पूरी नीचता वाला काम ये है। ये पहले 4 आपके महापाप कहे जाते हैं और इन महापापों का जो सरदार है वो बी वाला है, इनका सरदार बी है, महापापों का भी 4। हाँ, इसे नारायण भी नहीं काट सकते 4 महापाप जो होते हैं। अच्छा, इवेड करता है, इवेड अदरवाइज वे, इवेड टैक्स, क्लेम रिफंड, अब ये रह गया सी वाला रह गया, बुक आईटीसी बेस्ड ऑन अबव। ए और बी के चक्कर चलते हुए आप आईटीसी का मजा ले रहे हो। डी कहता है कलेक्ट करते हैं जीएसटी पर 3 महीने से ऊपर का समय हो गया, आपने पेमेंट सरकार को अभी तक नहीं किया है। ये 4 महापाप की श्रेणी में आते हैं। जैसे जीवन के अंदर भी 4 महापाप आते हैं, जिसमें शराब भी एक महापाप में आता है, परस्त्री भी एक महापाप के अंदर आती है, गौ हत्या भी महापाप में आती है, और एक और आता है, कोई 4 महापाप है। इन महापापों का दुख भोगना ही पड़ेगा। स्वयं परमात्मा भी, नारायण भी इस 4 कर्मों को नहीं काट सकते, फल मिलके रहेगा। ई एफ कीप या फॉल्स सब्स्टिट्यूट रिकॉर्ड्स, ये करते हैं। प्रोड्यूस फॉल्स इंफॉर्मेशन आप करा के चलते हैं मालिक। तो इसको मैंने इवेड्स, ई फॉर इवेड कर दिया, एफ फॉर फॉल्सिफाई कर दिया। किताबों के साथ छेड़ और खानी कर रहे हैं। जी कट गया है, जी जे के ये कट गए हैं, पहले ये 3 भी हुआ करते थे बट अब ये नहीं है। आगे बोलता है हाई एच आई, एनी वे डील्स इन कॉन्ट्राबैंड गुड्स, गुड्स मतलब लड़का, बॉयज, हेलो बॉयज, हाय बॉयज। आई मतलब एनी वे डील्स विद कॉन्ट्राबैंड सर्विसेज, इनमें डील करते हैं, कॉन्ट्राबैंड गुड्स या सर्विस के अंदर आप डील कर रहे हैं। जेके आपके कटे हुए हैं। एल में आता है अटेम्प्ट टू कमिट अबव, अगर आप उपरोक्त को करने की कोशिश भी करते, बोलते ना अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू, आपने कोई गंदा काम करने की कोशिश करी पर हुआ नहीं, फिर भी वो एक ऑफेंस वाली कैटेगरी के अंदर आता है, क्रिमिनल ऑफेंस कैटेगरी के अंदर आता है। बात करते हैं नेचर की। तो जो आपका गर्म अपराध बनेगा वो किन में से बनेगा, महापापों में से बनेगा या अदरवाइज में से बनेगा? नहीं, जो आपके गर्म ऑफेंस होते हैं यानी कि नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल, उनकी खासियत यह होती है कि वहां व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं होती है। आते हैं, उठा के ले जाते हैं, यह भी पता नहीं चलता कि किडनैप हुआ है कि पुलिस उठा के ले गई है, और 24 घंटे के अंदर अंदर उनके मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेशी करानी होती है। पेशी मतलब पेश करना होता है। तो 4 महापापों में से अगर वैल्यू भी हाई है, एक तो करेला की बेल और वो भी नीम चढ़ी, करेला की बेल अगर नीम पे चढ़ जाए तो वो डबल कर, एक तो है ही कड़वी, ऊपर से और कड़वी हो जाए क्योंकि वो करेला पे, नीम के पेड़ पे चल रही है। तो ये वही है कि ये था तो करेला, कड़वे थे, ऊपर से अगर नीम चढ़ी हो गई, मतलब 5 करोड़ से ऊपर का अगर ये जा रहा है तो भाई साहब इसे हॉट ऑफेंस माना जाएगा। इसके अलावा सब ठंडा है, सब ठंडे हैं,
क्रक्स लिख दिया मैंने। 4 महापाप और वो भी 5 करोड़ से ऊपर। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, तो ये बोलेंगे हॉट। इसके अलावा जो भी बचेगा सब का सब कूल बेबी कूल, उसको कूल बोल दिया जाएगा। बोलते हैं जो हॉट है उसके लिए, अबे हॉट मतलब ऑफेंस की बात कर रहा हूं। जो कॉग्निजेबल यहां पर है, अरेस्ट विदाउट वारंट एंड प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर, बता चुका मैं आपको। और जो कूल है वो जमानत मिल जाती, जमानत पर रिहा होकर आ जाते हैं, ये साधारण कैटेगरी में आता है। मेहरबानों, अब बात आती है सजा यहां पर क्या दी जाएगी। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, बाय हर्ट आपको पता होना चाहिए। यहां बोलते हैं ऑफेंस कोई सा भी हो, यहां बोलते हैं ऑफेंस कोई सा भी हो, यहां बोलता है बी वाला ऑफेंस हो, बी वाला, और यहां बोलते हैं बी के अलावा कोई और है तो। 3 कैटेगरी हैं। 132(1) के अंदर क्लॉज 1 है, क्लॉज 2, क्लॉज 3। ऑफेंस कोई सा भी हो, ए से लेके एल तक का, 5 करोड़ प्लस का है तो 6 महीने से लेके 5 साल तक की सजा है। कोई सा भी ऑफेंस हो 2 से लेके 5 तक का है तो 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा है। और उसके अलावा अगर बी वाला 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक का है तो 6 महीने से लेकर, क्योंकि सबसे नीच सरदार यही था ना, 4 महापापों का जो सरगना था, जो बॉस था, वो यही था। ऑफेंस बी है, 1 करोड़ से लेकर ऊपर है बट 2 करोड़ तक का है तो 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। बाकी अगर हैं इस रेंज के अंदर तो उनके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। अगर आप बी वाले नहीं है और करोड़ तक का ऑफेंस कर रहे हैं तो आपको जेल तो नहीं होने वाली है। आगे बोलता है अगर मान लीजिए एफ कैटेगरी का आपका ऑफेंस बनता है तो उसमें वैल्यू की क्या ही लेके चलोगे, फॉल्सिफाई है, इंफॉर्मेशन नहीं दिया एंड ऑल, वहां वैल्यू को कोई मतलब नहीं, 6 महीने तक की स्ट्रेट फॉरवर्ड सजा है। 132(2) में बोलता है कि अगर रिपीट ऑफेंस है, अगर किसी को एक बार हाथ में खुजली हो तो लक्ष्मी आएगी, अगर बार बार खुजली हो तो इसे चाहिए बीटेक्स लोशन और मलहम, दाद खाज खुजली का दुश्मन, वो चाहिए यहां पर आकर। ठीक है, 6 महीने की जो सजा है अगर कोर्ट साहब चाहें तो कम कर सकते हैं अगर उनको लगता है तो, वरना मिलेगी ही मिलेगी। सेक्शन 133 रेलिवेंट नहीं है और सेक्शन 134 ये बोलता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। एक बात का ध्यान रख के चलेंगे, जैसे स्कूल में आप हैं और कोई कांड आपने कर दिया है तो पहले जाएंगे क्लास टीचर देखेगा, मामला और बड़ा है तो फिर प्रिंसिपल देखेगा, और ही बड़ा है तो फिर पुलिस आएगी स्कूल में। स्कूल में क्या बिना प्रिंसिपल की इजाजत के पुलिस आ सकती है? नो वे। इसी तरीके से डिपार्टमेंट की 4 दीवारी से बाहर अगर किसी व्यक्ति को घसीटकर कोर्ट ले जाना है तो उसकी परमिशन लेनी पड़ती है कमिश्नर साहब से। ठीक है, संज्ञान में लेना, ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर ये हो सकता है। कोई भी कोर्ट में मुकदमा फाइल नहीं होगा जब तक कमिश्नर साहब की प्रायर अप्रूवल नहीं दी जाएगी। आगे प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट, अगर किसी व्यक्ति ने कोई काम जानबूझकर किया है, डेलिबरेटली किया है, तो ही उसे यहां पर जेल हो सकती है। अगर अनजाने में हुआ है तो उसे जेल नहीं कराई जाएगी। अब यह कैसे पता लगे किसी ने काम जानबूझकर किया है या अनजाने में किया है? तो यहां पर एक नियम दिया गया कि कोर्ट ऑलवेज ये प्रिज्यूम करके बैठ जाएगा, प्रीफिक्स कर लेगा दिमाग के अंदर कि आपने काम जानबूझकर किया है। अगर आपको बचना है, अगर आपको जेल नहीं चाहिए तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा भैया जी कि आपसे ये काम अनजाने में हुआ है, क्योंकि आपसे बेहतर यहां कोई भी नहीं जानता है। यू विल हैव टू प्रूफ अनजाने में हुआ है, वरना हम तो ये मान के चलेंगे कि आपने जानबूझ के किया, हम तो आपको जेल में डालेंगे ही डालेंगे, ऐसे बोल देते हैं। 137 आता है ऑफेंसेस बाय कंपनीज की, यहां पर बात कर रहे हैं मेहरबानों। क्या बोलते हैं? ऑफेंस बाय कंपनी हो, फर्म हो, एपी, बीओपी जो भी हो, तो इन पर तो मुकदमा चलेगा ही चलेगा, नो डाउट, लेकिन इसके साथ साथ जो इसके ड्राइवर कंडक्टर हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। कौन कौन? बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। बड़े मियां कौन? इसके डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, पार्टनर, मेंबर, कर्ता जो भी हैं, जो सुपीरियर अथॉरिटी पे बैठे हुए हैं, भैया आप भी जेल करावेगी। छोटे मियां, every person who at the time of offense was committed was in charge, that is respective department in charge होते हैं, परचेज का, इसका स्टोर इंचार्ज वगैरह वगैरह, ये भी शामिल होते हैं, तुम भी जाओगे। लेकिन हां, 2 प्रकार के व्यक्तियों को छोड़ दिया जाएगा। एक, जो उस समय जब ये पाप हुआ तो एब्सेंट थे,
जय माता दी। वैष्णो देवी गए हुए थे, लीजिए प्रसाद, पर्ची वर्ची सब दिखा दी, अटका दर्शन की पर्ची दिखा दी, प्रूफ कर दिया कि वो यहां एब्सेंट थे, इनका कोई रोल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनको छोड़ दिया जाएगा। नंबर 2, जो ये सिद्ध करे कि भाई साहब मैं तो इस फ्रॉड के बिल्कुल अगेंस्ट था, मैंने ड्यू डिलीजेंस पूरा लगाया था, मेरी आंखों का चश्मा भी 2 से 4 हो गया है, सब मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूं। अगर ऐसा प्रूफ कर देते हैं तो उनको छोड़ दिया जाएगा, बाकी सबको ऐसे की तैसे। ड्यू डिलीजेंस वाले को छोड़ देंगे, या जो एब्सेंट था उनको कह देंगे भागो, बाकी सबकी ऐसे तैसे यहां पे कराई जाएगी। अब पेनल्टी चैप्टर के इस फिल्म का पर्दा गिरने वाला है। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, पैसे लेकर अपराधों पर पर्दा डालना हिंदी में बोला जाता है। क्या है बैकग्राउंड? सिविल ऑफेंस, देखिए आप जानते हैं भाई, पहले सिविल आता है फिर क्रिमिनल आता है, और इन दोनों के बीच में कमिश्नर साहब की परमिशन लगती है मुकदमेबाजी करने के लिए। यहां मिलती है पेनल्टी, कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स, या कन्फिस्केशन को रोकना तो रिडम्पशन फाइन लेकर आओ, और आगे मिलती है कोर्ट, जेल मिलती है, कोर्ट का जुर्माना मिलता है एंड ऑल। तो यहां से एक पतली गली निकलती है क्रिमिनल और सिविल के बीच से, कि अगर आप अपने ऑफेंसेस की कंपाउंडिंग करा लेते हो तो आपको कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। यह कब कराई जा सकती है? मुकदमेबाजी शुरू होने से पहले पॉसिबल है, मुकदमेबाजी के दौरान पॉसिबल है, केस वापस ले लिया जाएगा। मुकदमाबाजी खत्म हो चुकी है, कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, क्या अब वापस, अब तो वापस क्या ही लोगे, अब तो कोर्ट का फैसला इस पे आ चुका है। तो यहां बोलते हैं भक्तजनों, ध्यान देने वाली बात यह है, पहली बात, जो नीचता वाला काम था उसमें कभी भी हम कंपाउंडिंग नहीं कर सकते। जो सिर्फ हवा बेच रहे थे, जो 4 महापाप जो थे, उनका जो सरगना था, जो बॉस था, उसकी कोई कंपाउंडिंग नहीं होगी, सिर्फ जेल होगी। इसके अलावा बाकी जो बच जाते हैं, लाइफ में एक बार, वंस इन लाइफ टाइम एक बार मौका हम देंगे, और एक बार हर कोई मौका देते हैं, सुधर जाओ वरना दिक्कत पड़ जाएगी। ओनली फॉर फर्स्ट टाइम, वो भी एक बार मौका मिलेगा, और वो भी फर्स्ट टाइम ऑफेंस के लिए। रिपीटेड ऑफेंडर्स के लिए ये नहीं होता है। क्या है यहां पर? तो बोलते हैं कंपाउंडिंग फी क्या है वो बताओ। 25% से लेकर मेहरबानों 100% तक ये वेरी करती है। और किसको क्या लगेगी, रेंज को डिकोड करता है रूल नंबर 162। क्या बोलते हैं कि देखो, अगर आपके ये वाले 4 ऑफेंस हैं, कौन से? ACDE 4, बी काट दे क्योंकि बी की कभी कंपाउंडिंग नहीं होती है, ACDE और अदरवाइज। अगर ये 5 करोड़ प्लस का है तो ये अपर मिडिल क्लास हो गई, 75% से लेकर आपका 50 से लेकर 75 तक का लगेगा, 2 से 5 करोड़ तक के तो 40 से 60 लगेगा, अदरवाइज है तो 25% का यहां पर लगा दिया जाएगा। 50 से 75, 40 से 60, याद रखना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं यार, 50 से 75, 40 से 60 और 25% अदरवाइज में। कंपाउंडिंग बेनिफिट अवेलेबल होंगे ओनली आफ्टर, जब आप सारे कर्म जितने भी आपके ड्यूज व्यूज बनते थे वो आप पे कर देते, अब घर जाइए। और इसके अलावा अगर कोई और प्रोसीडिंग चल रही थी इनकम टैक्स में यहां वहां, उनसे मुक्ति नहीं मिलेगी। सिर्फ जीएसटी के अंदर जो मुकदमेबाजी थी उससे आपको यहां पर मुक्ति दे दी जाएगी। इस प्रकार से पेनल्टीज का ये चैप्टर यहां पर आकर प्रभु कंप्लीट होता है। जितना आसान में बना सकता था उतना बनाने की कोशिश करी है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। बड़ा वाला स्वागत है अपील के चैप्टर में। शुरुआत होगी इसकी यहां से, स्टार्ट बॉटम लाइन से। चिंता मत करना, मिल जाएगा आपको फ्री रिसोर्स में ये कंटेंट जो आपको यहां दिखा रहा हूं मैं। यहां पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, डिमांड ऑर्डर पास कर देती है। मेरे साथ साथ चलना। डिमांड ऑर्डर से संतुष्ट अगर नहीं होता है व्यक्ति तो यहां अपीलेट अथॉरिटी के पास में चला जाता है। यहां से दिक्कत पड़ती है तो यहां चला जाता है अपीलेट अथॉरिटी ट्रिब्यूनल के पास में। ट्रिब्यूनल से दिक्कत होती है तो हाई कोर्ट चला जाता है, हाई कोर्ट में समस्या होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है। अपीलेट ट्रिब्यूनल में 2 बातें हैं, स्टेट बेंच और आपकी प्रिंसिपल बेंच। प्रिंसिपल बेंच में प्लेस ऑफ सप्लाई के मुद्दे डिस्कस किए जाते हैं, बाकी मुद्दे यहां डिस्कस होते हैं। तो जब आप अपीलेट अथॉरिटी से अगर यहां स्टेट बेंच वाला मुद्दा लेकर आए हो अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई, तो फिर अगली अपील हाई कोर्ट देन सुप्रीम कोर्ट। और अगर आप यहां से आ रहे थे अपीलेट अथॉरिटी से और आप यहां
प्रिंसिपल बेंच के पास आकर रुके हैं क्योंकि आपका केस प्लेस ऑफ सप्लाई का था। तो यहां से आगे फिर आपका डायरेक्ट रूट जाता है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ पहुंचता है। ठीक। दूसरी बात, जिन रास्तों पर जो भी बताए असेसी चल सकता, उन्हीं रास्तों पर डिपार्टमेंटल अपील भी फाइल करी जा सकती है। लेकिन डिपार्टमेंट के पास एक चोर दरवाजा और यहां निकल कर आता है। क्या है वो चोर दरवाजा? यहां से डिपार्टमेंट अपील फाइल करनी तो रिव्यू बाय कमिश्नर किया जाएगा, और कमिश्नर करने के बाद में या तो यहां जाएंगे, और यहां जाने का अगर समय बीत जाता है, इनके पास जाने का समय बीत जाता है, तो ये आगे यहां पर जा सकते हैं, रिविजनरी अथॉरिटी के पास चले जाएंगे। वहां के बाद में अगर आगे जाना है तो फिर ये रिव्यू बाय कमेटी होगा। रिव्यू बाय कमेटी के बाद में अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास ये पहुंच जाते हैं भैया जी। और अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास में प्रिंसिपल बेंच के पास में गए हैं तो सीधा सुप्रीम कोर्ट, और अगर स्टेट बेंच के पास में गए हैं तो डिपेंड करेगा कि केस कौन सा है, हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट की हम लोग बात करके चलते हैं। ठीक है जी, तो फिर अपना उसी रूट से आगे मूव कर जाएगा। अब बात करते हैं इसके अंदर घुसकर थोड़ी सी। जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से आगे पहुंचेगा तो वहां पर अपील फाइल करने का समय होता है असेसी का 3 महीने प्लस 1 महीना। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इसे प्री डिपॉजिट करना होता है यहाँ पर अमाउंट कितना, सेल्फ एडमिटेड ड्यूज़ का 100%। जितना आपने खुद एडमिट कर लिया है वो पूरा पूरा जमा कराइए। और जितना आप टैक्स अमाउंट, नॉट इंटरेस्ट पेनल्टी की बात नहीं करा, जितना आप टैक्स अमाउंट डिस्प्यूट में लेकर आ रहे हैं उसका 10% आप ऑर्डर इन ओरिजिनल के मुताबिक टैक्स का 10% आप जमा कराएंगे, जो मैक्सिमम 20 करोड़ तक अपना जा सकता है। ठीक, ये CGST के लिए है। SGST के लिए जो भी अमाउंट आएगा वो डबल हो जाएगा। ठीक है, आगे जब बढ़ेंगे तो यहां पर समय सीमा 3 महीने प्लस 3 महीने है, और यहां पर आपको एडिशनल प्री डिपॉजिट और देना पड़ेगा 10% ऑफ OIA, ऑर्डर इन ओरिजिनल, टैक्स का 10%, हेलो टैक्स का 10%, हेलो टैक्स का 10%, मैक्सिमम 20 करोड़ तक हो सकता है। तो सही कर दिया 10-20 10-20 याद रहेगा। और खाली खाली पेनल्टी अगर डिस्प्यूट में है तो फिर पेनल्टी का 10% आ जाएगा। उसके बाद में यहां पहुंच जाएंगे, आगे का रूट आपको पता ही है। जो ट्रिब्यूनल है उसकी पावर शावर की बात करी गई है। पावर एंड फंक्शन एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट। 50 लाख तक केसेस सिंगल मेंबर हैंडल कर लेगा। डिसीजन मेजोरिटी से आते हैं। 50,000 तक के केसेस तो भगा देंगे, चलो भागो, एक बार ऑलरेडी रेमेडी मिल चुकी है। रेक्टिफिकेशन अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्डर 3 महीने के अंदर उसे ठीक किया जा सकता है। छुटपुट बातें हैं। हाई कोर्ट सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो होते हैं उन्हीं को एंटरटेन करते हैं। कितने समय के अंदर 180 दिन प्लस एक्सटेंशन, जितना इनको ठीक लगे उतना दे सकते हैं, कोई बार नहीं है उसके ऊपर। डिसाइड करेगा हर्ड बाय 2 और मोर जजेस, और अगर मेजोरिटी नहीं बनती है तो किसी और जज को मिलाया जाएगा, फिर मेजोरिटी चेक करेंगे, देन फैसला आ जाएगा। ठीक है, और यहां कोई प्री डिपॉजिट नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो आपको जो भी ड्यूज बनते हैं वो सारे पे करके जाने पड़ेंगे, ये वाले भी और ये वाले भी। ठीक है जी, डिपार्टमेंट का मैंने आपको बता ही दिया। अगर रिवीजन अथॉरिटी के पास में जाते हैं, अच्छा यहां पर अगर अपीलेट अथॉरिटी के पास में आएंगे तो 6 महीने, एक्सटेंशन 1 महीना, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड पक्का पक्का दी जाती है। आरए के पास तब आएंगे जब 6 महीना बीत गया, यहां पर जाने का समय बीत गया, तो यहां आ जाएंगे, बासी ऑर्डर को लेकर आएंगे और 3 साल तक यहां पर आ सकते हैं। और आय का रूट आपको पता ही है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्री डिपॉजिट, ये एक ऑर्डर पास हो जाता है, वैल्यू इतनी, इतना 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 GST भर, नहीं ये एग्जाम्पल इतना बनता था, इतना भर दिया। इस लायबिलिटी को रीअसेस किया जाता है। अधिकारी ने कहा 10 नहीं 20 है वैल्यू, रेट 12 नहीं इतना है, दोनों चीज चेंज कर दी और ये डिमांड निकाली और कहा कि आप एक 20 पे कर चुके हो, 240 और आप हमें यहां पर दे दीजिए। अभी क्या पूरा 240 को डिस्प्यूट में लाता है कि नहीं लाता वो देखना पड़ेगा। इसने कहा ठीक है भाई साहब, रेट से मैं एग्री करता हूं कि रेट मैंने गलत लगाया था, रेट मेरा 18 लगना चाहिए था, लेकिन वैल्यू मेरी ही ठीक है। यानी कि मेरी टोटल लायबिलिटी जो बनेगी वो 180 की बनेगी, 120 में पे कर चुका हूं, 60 मैं एडमिट करके चलता हूं, 180 पूरा मैं मान के चलता हूं, 120 दे चुका हूं, 60 मैं आपको और दे दूंगा। तो 240 की जो फाइनल डिमांड थी उसमें से 60 एडमिट कर लिया और बाकी 180 डिस्प्यूट में ले आए।
क्या मुझे बता सकते हैं कि यहां पर आपका प्री डिपॉजिट क्या रहेगा? इस डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट का 10% यहां पर लिया जाएगा। अगले केस में बोल सकते हैं भाई साहब वैल्यू तो ओके है, लेकिन रेट पर मैं एग्री नहीं करता हूं, रेट मेरा ठीक था। मतलब 20 लाख इंटू 12, 240 का मेरा टोटल बनता है, 1 20 दे चुका, 1 20 और दे दूंगा। यानी कि 240 किसी ने एडिशनल डिमांड निकाली थी, इसमें से 1 20 किसी ने एक्सेप्ट कर ली है। इसने इसमें से 1 20 की एक्सेप्ट कर ली है। 1 20 को डिस्प्यूट में ले आया, 1 20 को डिस्प्यूट में लेकर आएगा तो उसका 10% यानी कि 12,000 आपको यहां पर भाई साहब जितना एक्सेप्ट कर लिया, जो एडमिट कर लिया वो तो है ही है, वो तो आपको पे करना ही करना है। बाकी जो आपका ये था इसका 10% यानी कि 12,000 आपको और यहां पर जमा कराना पड़ेगा। तो टोटल हो जाएगा 1 20 वो और 12 ये, 1 32 हो जाएगा। आई कहता है कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता है, तो एक्सेप्ट कुछ किया नहीं मैंने, तो पूरा पूरा 240 का अपना यहां पर सीन बना दिया जाएगा भैया जी, वैसे करके। ठीक है, चलो अब अगर मान लीजिए आउटकम ऑफ अपील आता है और आपका प्री डिपॉजिट रिफंडेबल बनता है, तो उस पर ब्याज तो आपको 6% का मिलेगा, तरीका वही रहेगा RFD 01, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट के डेज की काउंटिंग करी जाएगी वो डे 1 से होगी जब से आपने प्री डिपॉजिट किया था, ना कि 61वें दिन से। डे 1 से इंटरेस्ट मिलेगा। हाउएवर जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं वहां से आपका रिफंड बनता है, तो उसमें आपकी जो इंटरेस्ट की काउंटिंग है वो 61वें दिन से ही करी जाएगी एज पर सेक्शन 54, जो कि RFD 01 के थ्रू रूट आउट किया जाता है। वो बात आपकी यहां लिखी हुई है। ओके, छोटी छोटी बातें हैं। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट याद दी जाएगी। ऑर्डर टाइप रिटर्न में होगा, विद रीजन होगा। एडजमेंट 3 टाइम्स दिया जा सकता है टू ए पार्टी। ग्राउंड्स इन अपील, पहली बार अपील फाइल की है, कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं। 4 ग्राउंड्स दिए थे, बट जब अपील चल रही थी तो वहां पर कोई एक और ग्राउंड हमारे मन में है जो हम रखना चाहते हैं। कमिश्नर साहब क्या उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या हमें ऐसे ग्राउंड पर जाने की अनुमति दे सकते हैं जो पहले से अपील फाइल करते समय ग्राउंड्स ऑफ अपील में नहीं है? यस, अगर वो चाहें तो। इफ यू हैव नो फ्रॉडुलेंट इंटेंट एंड कमिश्नर साहब एग्री करते हैं तो आप ऐसे ग्राउंड पर जा सकते हो। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन के लिए कोई फीस नहीं होती है। स्टे पीरियड किसी भी कैलकुलेशन में एक्सक्लूड किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन प्री डिपॉजिट फ्रॉम पेमेंट डेट टू रिफंड डेट 6% पर एनम की हम लोग बात करके चलते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ अथॉरिटी ट्रिब्यूनल्स कोर्ट शैल बी कम्युनिकेटेड टू कंसर्न्ड पर्संस एंड नॉन फाइलिंग ऑफ डिपार्टमेंटल अपील इन स्मॉल केसेस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है जी, ये बताया गया है। कम्युनिकेशन की जाती है रेलेवेंट पार्टीज को की जाएगी, और नॉन फाइलिंग का कंसेप्ट भी यहां पर आता है कि छोटे छोटे केस अगर होते हैं तो डिपार्टमेंटल अपील फाइल नहीं करी जा सकती है। नॉन फाइलिंग ऑफ अपील अगेंस्ट फॉलोइंग, यहां 4 तरह से मुद्दे आएंगे जहां पर कि अपील फाइल हो ही नहीं सकती है। क्या? चार्ज ट्रांसफर, अगर किसी का चार्ज शिफ्ट किया जा रहा है एक जुरिडिक्शन से दूसरी जुरिडिक्शन के अंदर, तो भाई आप उस पर अपील फाइल नहीं कर सकते हो। ठीक, उसके बाद अगर बुक्स ऑफ अकाउंट का सीजर किया गया है तो आप वहां पर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई अपील नहीं डाल सकते। प्रोसिक्यूशन ऑर्डर था, मुकदमेबाजी का ऑर्डर कमिश्नर साहब ने पास किया था पेनल्टी चैप्टर के अंदर, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते कि हायर है मेरे ऊपर मुकदमा क्यों चलाया जा रहा है, इस बात को लेकर अपील में नहीं जा सकते आप। और पेमेंट इंस्टॉलमेंट की सुविधा दी जाती है सेक्शन 80 के अंदर, जहां पर कमिश्नर साहब आपकी हालत को देखते हुए 24 किश्तों में 24 किश्तें आपके लिए बना सकते हैं, तो आप पे कर दीजिएगा। तो आप मान लीजिए कमिश्नर साहब ने 10 किश्तें बनाई हैं आपकी या नहीं बनाई, आप इस ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जा सकते कि हायर है 10 ही क्यों बनाई, मेरी तो 24 बननी चाहिए थी, मेरी तो 20 बननी चाहिए थी। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक, बाउंडिंग, कौन कौन बाउंड होंगे इससे? जो भी पर्सन कनेक्टेड हैं वो सारे बाउंड हो जाएंगे। फीस वाला पॉइंट याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या होता है? मेरे टाइम पर डायरेक्ट टेक्स्ट में पूछा गया था 8 नंबर का, और मैं लिख के आया था। स्टेप नंबर 1, टैक्स पेयर ने अपील फाइल करती है और अपील के अंदर 5 प्रकार के मुद्दे शामिल थे। उनमें से जब फैसला इनका निकल के आया नंबर 2 पर, 3 मुद्दे डिपार्टमेंट के फेवर में डिसाइड हुए और 2 मुद्दे असेसी के फेवर में डिसाइड हो जाते हैं। फिर भी देखा जाए तो फाइनली ऑर्डर डिपार्टमेंट के फेवर में था। इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, ये आगे पहुंच गया कि साहब ये 2 मुद्दे मेरे फेवर में आए हैं, 3 मेरे फेवर में नहीं आए हैं, वो 3 मुद्दे मेरे फेवर में आने चाहिए। उन 3 मुद्दों के ऊपर वो वहां चला जाता है।
कि जो डिपार्टमेंट के फेवर में कर देंगे वो मेरे फेवर में आने चाहिए थे। अब जीएसटी 80 जो है ये सूचना देंगे डिपार्टमेंटों की भाई साहब अपील आई है, आ जाओ जरा जवाब दो। वो कह रहा है कि वो 3 जो आपके पास चली गई गोटियां वो इसको मिलनी चाहिए थी। अब यहां से जब ये जाएगा डिपार्टमेंट अपना रिएक्शन लेकर, तो एक्शन लेगा कि रिएक्शन लेगा? अगर रिएक्ट करता है उसकी बात पर और ये कहता है कि नहीं नहीं 3 मेरे ही हैं, मेरे पास ही रहेंगे, रिएक्शन दिया, तो डिफेंसिव मोड हुआ ये। वो कह रहा मेरे, कह रहा नहीं मेरे हैं, मेरे पास ही रहेंगे, डिफेंसिव मोड हुआ ये मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन नहीं है। और अगर डिपार्टमेंट इस वे में जाता है कि सुन 3 तो मेरे फेवर में ही हैं, 2 जो तेरे पास चले गए हैं टैक्स पेयर वो भी मेरे पास आने चाहिए, तो इसे बोलते एक्शन, इसे बोलते क्रॉस केस यहां पर बोला जाएगा। टैक्स पेयर उन 3 को मांग रहा है जो डिपार्टमेंट के पास में है, और डिपार्टमेंट उन 2 को मांग रहा है जो टैक्स पेयर के पास में है। ठीक, यानी कि दिस इज कॉल्ड क्रॉस केस। और क्रॉस केस ईदर फाइल्ड बाय द डिपार्टमेंट और द असेसी, उसकी कोई फीस नहीं जाती है। वो तमाम प्रकार की बात आपकी यहां पर लिख दी जाती है मालिक। और छोटी छोटी बातें ये हैं कि क्रॉस अपील कैन बी फाइल्ड विद 80 और हाई कोर्ट लेवल पे फाइल कर सकते हैं, और कोई भी पार्टी से फाइल कर सकती है। 45 डेज प्लस एक्सटेंशन का समय होता है, अटैकिंग नेचर का होता है, डिफेंसिव नेचर का ये नहीं होता है, और इसके लिए कोई किसी प्रकार की फीस भी नहीं ली जाती है। आगे बात करते हैं ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, कि जब आप किसी अथॉरिटी के पास मिलने के लिए जाते हैं जहां पर आपको कसमें वसमें नहीं खानी है, तो वैसे वाले केस के अंदर आप परछाई बनकर आपकी कौन कौन जा सकता है? आपका रिलेटिव जा सकता है, आपका एम्प्लॉय जा सकता है, आपका एडवोकेट, आपके सीए साहब, सीएमए, सीएस ये जा सकते हैं, जीएसटी प्रैक्टिशनर जा सकता है, रिटायर्ड टैक्स पीरियड जा सकता है जिसकी ग्रेड बी या अधिक यानी कि ग्रेड ए या बी का आदमी हो, एंड हैविंग एक्सपीरियंस 2 ईयर और मोर, जिसे ग्रेड ए या बी पर 2 साल या उससे अधिक का अनुभव हो, और रिटायरमेंट के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड 1 साल उसका खत्म हो गया हो, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव, आपकी परछाई बनकर जा सकता है। ये कौन नहीं जा सकता? बदतमीज, बर्खास्त, गुंडे, मवाली, इंसॉल्वेंट, वो सब नहीं जा सकते। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो डिसमिस या रिमूव कर दिया गया है, सस्पेंड नहीं, डिसमिस्ड, बर्खास्त, अपराधी नहीं जा सकते। इंसॉल्वेंट ये टेम्परेरी डिसएबिलिटी है, सॉल्वेंट होते फिर ठीक आ जाएगा। फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट बाय प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी, अगर बदतमीज टाइप के घोषित कर दिए गए हैं तो आप नहीं जा सकते हो। बदतमीज, इंसॉल्वेंट, अपराधी और बर्खास्त किए हुए लोग हों वो ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकते हैं। आगे बोलता है नॉन फाइलिंग ऑफ डिपार्टमेंटल अपील, डिपार्टमेंट को छोटे केस में अपील करने से रोका जा रहा है कि भाई छोटा केस है, आप अपील करने के लिए मत जाइए, क्योंकि अगर तुम जीत भी गए ना, तुम जीत कर भी हार जाओगे, बिकॉज इतना तुम रिसोर्सेज लगा चुके होगे, पैसा फूंक चुके होगे कि तुम जीत कर भी हार जाओगे। इसलिए आप 80 में डिपार्टमेंट भैया तभी जा सकते हो जब मैटर 20 लाख या उससे ऊपर का हो। आप यहां तब जा सकते हो जब मैटर 1 करोड़ या उससे ऊपर का हो। आप सुप्रीम कोर्ट तब जा सकते हो जब मैटर 2 करोड़ या उससे ऊपर का हो। इससे नीचे तो बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है जी। और दूसरी बात यह कि यहां पर इसकी समरी है, जो सीबीआईसी हैज द पावर टू इश्यू सर्कुलर्स, बोर्ड को पावर है इस प्रकार का सर्कुलर इश्यू करने के। और दूसरी बात यह कि अगर कोई अगर डिपार्टमेंट किसी केस में अपील नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो छोटा केस है, कम वैल्यू का है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि डिपार्टमेंट वैसे ही किसी बड़े केस में आगे अपील नहीं कर पाएगा। दूसरे शब्दों में, अगर डिपार्टमेंट कम वैल्यू के चलते किसी केस में डिपार्टमेंटल अपील फाइल नहीं कर पाया है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसने उस ऑर्डर को स्वीकार कर लिया है। ये उसकी मजबूरी थी कि वो आगे नहीं जा सकता था। कल को मौका मिला, कोई बड़ा केस आया, डिपार्टमेंट गोली की तरह जाएगा डिपार्टमेंटल अपील लेकर। एंड फाइनली बोलते हैं टेक केयर, अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आप डिपार्टमेंट का ध्यान रखना, क्योंकि सर्कुलर की वजह से थोड़ी दिक्कतें तो हैं, इनको रोका जा रहा है अपील फाइल करने से, तो प्लीज टेक केयर, गार्नियर, ध्यान रख के चलना। ये यहां सेक्शन का सिलसिला है। 107 में अपील होती है, यहां पर आकर 108 में रिवीजन अथॉरिटी के पास जाते हैं। 109 के अंदर अपीलेट ट्रिब्यूनल, यहां इनके ऑर्डर शॉर्डर आते हैं। उसके बाद 115 में इंटरेस्ट ऑन प्री डिपॉजिट है,
116 के अंदर आपका ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, 117 के अंदर हाई कोर्ट जाते हैं, 118 में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, 119 के अंदर कहता है कि जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो आपको ड्यूज का पेमेंट पहले करके जाना पड़ेगा। 120 में डिपार्टमेंटल अपील फाइल नहीं हो सकती, और 121 के अंदर आता है कि नोबडी कैन फाइल एन अपील, जो 4 मुद्दे मैंने आपको बताए थे वहां पर अपील फाइल नहीं की जा सकती है। तो यहां पर दिया मैंने कुछ कंपैरिजन, अपील बाय टैक्स पेयर और अपील बाय डिपार्टमेंट। वेदर टू फाइल एन अपील और नॉट, यहां डिसाइड करेगा व्यक्ति खुद, यहां रिव्यू लिए जाते हैं सीनियर के द्वारा। फॉर्म ऑफ अपील APL 01 या APL 03 होता है। प्री डिपॉजिट यहां देना होता है, यहां नहीं देना होता है। अपील फीस यस यहां जाती है, यहां नहीं जाती है। पहले अपील के लिए समय सीमा 3+1 है, वहां 6+1 है। दूसरी अपील के लिए यहां 3+3 है, वहां स्ट्रेट फॉरवर्ड 6 है। रिवीजन अथॉरिटी ये नहीं जा सकता, ये जा सकते हैं। नॉन फाइलिंग रिस्ट्रिक्शन इनके ऊपर नहीं है, इनके ऊपर नॉन फाइलिंग रिस्ट्रिक्शन है स्मॉल केसेस के अंदर। कथा समाप्त होता है, जाओ जी वीर हनुमान। यहां पर आकर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जावत है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो भाई साहब अब बचता है आपका एक और चैप्टर, उसका नाम है डिमांड एंड रिकवरी का। चलें जरा उसकी तरफ। और ये चैप्टर मैं आपको ऑडियो रिवीजन बनाकर देता हूं, और देखते हैं कि ऑडियो रिवीजन में आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। यस सर। तो चलिए लिए चलते हैं आपको प्रॉपर चैप्टर के अंदर, जहां पर डिमांड रिकवरी जैसी बातें करी जाती हैं। तो यहां पर हमें देखने को मिलते हैं सेक्शन 73, 74, 75। 73 में शोकोज नोटिस डिमांड ऑर्डर टू बोनाफाइड है। 74 के अंदर शोकोज नोटिस टू एंड डिमांड ऑर्डर टू मेलाफाइड है। 75 इन दोनों सेक्शंस को सपोर्ट देता है। एंड उसके बाद सेक्शन 76 आएगा, जिसमें अमाउंट इन एक्सेस ऑफ टैक्स की बात करेंगे। 77 आएगा, जिसमें इंटर कन्फ्यूजन की बातें होंगी। फिर उसके बाद 78 से रिकवरी की बातें शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम देखें सेक्शन 73, 74, 75 को इकट्ठा करके देखें तो पिक्चर कुछ ऐसे निकल के आती है कि यहाँ पर सबसे पहले आप किन्हीं 5 कारणों में फॉल करते हो: टैक्स शॉर्ट पेड, नॉट पेड, अर्नेस रिफंड, या फिर ITC रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज। ऐसे वाले मामले के अंदर आकर आपको एक शोकोज नोटिस आता है सबसे पहले। उसके बाद डिमांड ऑर्डर की बात करी जाती है। डिमांड ऑर्डर के बाद आपके पास चॉइस होती है, आप डिमांड को पे कर दें, या फिर आप अपील में चले जाएं, या फिर आप कुछ भी ना करें। आप कुछ नहीं करोगे तो फिर डिपार्टमेंट कुछ करेगा, वो रिकवरी प्रोसीडिंग्स आपके लिए लगा देगा। इस पूरी जर्नी में हमें कुछ देखने को मिलता है। शोकोज नोटिस आने से पहले हमारे पास एक ऑफर दिया जाता है कि आप अपने तमाम ड्यूज का फुल पेमेंट खुद से आप पे कर दें, या कैजुअली आकर हमसे पूछ सकते हैं, हम बता देंगे आपको कि आपका कितना ड्यूज बनता है, फुल पे कर दीजिए, कोई नोटिस नहीं आएगा, कोई पेनल्टीज की बात नहीं होगी। लेकिन अगर आप पार्ट पेमेंट करते हैं या बिल्कुल पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए शोकोज नोटिस फुल या बैलेंस एज द केस में भी अमाउंट का आएगा ही आएगा। दूसरा, यहां पर बोनाफाइड साइड में एक और ऑफर आता है बोनाफाइड के लिए। ऑफर नंबर 2 है कि शोकोज नोटिस के आने के 30 डेज के भीतर भीतर आप अपने ड्यूज को क्लियर कर सकते हैं इंटरेस्ट के साथ में। हम अब भी आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाएंगे और आपका केस यहीं पर खत्म कर दिया जाएगा। राइट साइड में देखते हैं मेलाफाइड के केस में, तो यहां पर 2 नहीं 3 ऑफर आपको मिलेंगे। एक शोकोज नोटिस से पहले, एक शोकोज नोटिस के बाद, और एक और मिलेगा आपको डिमांड ऑर्डर के बाद। शोकोज नोटिस से पहले वाला क्या है कि आप टैक्स वगैरह पे कर दीजिए वॉलंटरली अपनी मर्जी से, और साथ में आपको 15% ऑफ टैक्स अमाउंट पेनल्टी भरनी होगी। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आगे की पिक्चर खत्म हो जाएगी, आपको शोकोज नोटिस ही नहीं आएगा। बट अगर आप ऐसा नहीं करते हैं या इन पार्ट पेमेंट करते हैं तो आपको बैलेंस अमाउंट के लिए वापस शोकोज नोटिस डाल दिया जाएगा। दूसरा है नोटिस इश्यू होने के बाद आप अगर इस ऑफर को अवेल करते हैं तो जो का त्यों मैटर रहेगा, लेकिन पेनल्टी आपकी 25% हो जाएगी। या फिर आप डिमांड ऑर्डर बनने के बाद भी आपको ऑफर दिया जाता है, लेकिन वहां पर आपकी पेनल्टी 50% हो जाती है। कैसे याद रखना है? 15%, 25%, 50%।
और बोनाफाइड केस में पेनल्टी अमाउंट आपका 0 था, पहले ऑफर में भी और दूसरे ऑफर में भी। आगे जो आपका ये शो कॉज नोटिस है, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि सप्लीमेंट्री शो कॉज नोटिस की बात भी करी जा सकती है अगर ग्राउंड सेम रहे हो तो। और बोनाफाइड केस में जो पेनल्टी रहती है वो आपकी 10% ऑफ टैक्स अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर रहेगी, जबकि फ्रॉडलेंट केस के अंदर ये पेनल्टी का अमाउंट आपका 100% ऑफ टैक्स अमाउंट हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डिमांड ऑर्डर बनेगा वो आपके इस वाले बॉक्स में मेन नोटिस प्लस सप्लीमेंट्री नोटिस से ज्यादा का डिमांड ऑर्डर नहीं बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं यहां पर टाइम लिमिट्स को लेकर। अगर हम यहां ये देखते हैं कि शो कॉज नोटिस कितने समय में आ जाना चाहिए, तो यहां पर बेस डेट होती है एनुअल रिटर्न की, जो डेट है फाइलिंग डेट है आपकी वो रहेगी वहां पर ड्यू डेट। उससे क्या करेंगे कि भाई हम अपने 2 साल 9 महीने, अगर बोनाफाइड है तो 2 साल 9 महीने के अंदर अंदर शो कॉज नोटिस आ जाएगा। और जो डिमांड ऑर्डर बनेगा वो एनुअल रिटर्न डेट से 3 साल के भीतर भीतर डिमांड ऑर्डर बन जाना चाहिए। अगर मेलाफाइड की बात करते हैं तो शो कॉज नोटिस का समय 4 साल 6 महीने एंड डिमांड ऑर्डर का समय एनुअल रिटर्न की डेट से ही 5 साल अपना लिया जाता है। रेफर्ड बैक का अगर मामला फंस जाता है तो फिर वहां पर डिमांड ऑर्डर बनाने का समय होता है 2 बरस, 2 बरस और 2 बरस। इस प्रकार से ये बात यहां पर करी जाती है। इससे जुड़ी हुई कुछ एक छोटी मोटी बातें और आती हैं। जो स्टे का पीरियड होता है उसे हम लोग एक्सक्लूड करके चलते हैं जी, किसी भी कैलकुलेशन में शामिल नहीं करेंगे। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड पक्का पक्का दी जाती है। एडजमेंट 3 टाइम्स दिया जा सकता है टू अ पार्टी, यानी कि तारीख पे तारीख। डिमांड ऑर्डर जो होगा विद रीजनिंग होगा और एक ही एक्ट के लिए कोई डबल पेनल्टी नहीं लग सकती। जैसे कि अगर पेनल्टी यहां 73, 74 में लगा दी गई है तो फिर सेक्शन 122 में इस प्रकार की एक्टिविटीज के लिए पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती है। दूसरा, अपील में जाकर अगर डिमांड ऑर्डर मॉडिफाई हो जाता है तो टैक्स अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट और पेनल्टी के अमाउंट भी करस्पॉन्डिंगली मॉडिफाई हो जाएंगे। इंटरेस्ट ऑलवेज पेबल होगा चाहे डिमांड ऑर्डर में उसका जिक्र ना किया गया हो। अगले पॉइंट में बोलते हैं कि इंटरेस्ट के लिए अकेले अकेले भी प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं। और एक और बात बोलते हैं कि अगर आपने सेल्फ असेस्ड टैक्स था, छाती पीट पीट कर आपने बताया था कि हाँ ये मेरा बनता है और आप उसे पे नहीं करते हैं, तो ऐसे मामले में डायरेक्ट रिकवरी आपके ऊपर इनिशिएट कराई जा सकती है। आगे बोलते हैं कि आपके ऊपर फ्रॉड चार्ज लगा दिया गया था, डिमांड ऑर्डर बना दिया गया 5 साल का 100% पेनल्टी के साथ, फिर अपील में चले जाते हैं। अपील में आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, मतलब आपको बोनाफाइड का टाइटल मिलता है। तो जो आपको शुरू में ये शो कॉज नोटिस जो डाला गया था उसको आप बोनाफाइड की तरह ट्रीट करते हुए सिर्फ 3 साल के संबंध में ही बात कर सकते हैं, डिमांड ऑर्डर बन सकता है और पेनल्टी का अमाउंट भी रिवाइज होगा 10% ऑफ टैक्स अमाउंट और 10,000 रुपीज, यानी कि केस को शुरू से ही बोनाफाइड की तरह ट्रीट किया जाएगा, ऐसे बोल दिया जाता है। एक और ध्यान देने वाली बात है जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, अगर आप ड्यू डेट तक अपना पैसा दे देते हैं तो सिर्फ आपको टैक्स ही जमा करना होता है। अगर आप ड्यू डेट से 30 दिन के अंदर अंदर पैसा दे देते हैं तो टैक्स के साथ साथ बस आपको इंटरेस्ट और चुकाना होता है। अगर आप इन 30 दिनों के बाद पेमेंट करते हैं तो एक नई चीज और आ जाती है, पेनल्टी। सरकार 30 दिन तक पेनल्टी नहीं लगा रही है, लेकिन उसके बाद कह रही कि नहीं 30 दिनों के बाद लगेगी टैक्स, इंटरेस्ट और साथ में पेनल्टी। पेनल्टी कौन सी लगेगी? अगर इन बिटवीन कोई शो कॉज नोटिस आया हुआ है, अधिकारी के हाथ में केस है, तो 73 की लगेगी, और कोई नोटिस नहीं आया है तो सेक्शन 125 के अंदर जो रेजुडरी पेनल्टी होती है वो आपकी यहां पर लगा दी जाती है, जो कि 25,000 तक की अपनी हो सकती है। उस तरह की बात मालिक करी जाती है। आगे बोलते हैं अमाउंट इन एक्सेस ऑफ टैक्स। सपोज कीजिए आपके केस में 5% का लीगल रेट बनता था, लेकिन आपने 5% की बजाय 12% कलेक्ट कर लिया। इसका मतलब आपने 7% एक्स्ट्रा कलेक्ट कर लिया है। अब जो 7% है ये पाप का पैसा है, इस अमाउंट को टैक्स नहीं कहा जा सकता है, इट इज अमाउंट इन एक्सेस ऑफ टैक्स कहा जाएगा।
सप्लायर के लिए क्या इंप्लीकेशंस हैं, रेसिपिएंट के लिए क्या इंप्लीकेशंस हैं 7,000 रुपीज के। सप्लायर के लिए ये जो पैसा है ये चूंकि टैक्स नहीं तो आउटपुट टैक्स नहीं है, आउटपुट टैक्स नहीं है तो इसका मतलब आपको ड्यू डेट का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा और आपको ये पैसा तुरंत आपके हैंड में पेबल हो जाता है। और अगर आप पे नहीं करोगे तो इंटरेस्ट जो होगा वो आपका यहां डे 1 से ही लगाया जाएगा। चूंकि आउटपुट टैक्स नहीं है इसलिए आप इसमें आईटीसी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, आपको ये कैश में ही भरना पड़ेगा, यानी कैश में तुरंत आपको भरना होगा। पाप का पैसा है, अपने पॉकेट में मत रखिए, जल जाओगे। रेसिपिएंट के एंड पर चूंकि ये टैक्स ही नहीं है तो ये इनपुट टैक्स नहीं बनेगा, इनपुट टैक्स नहीं है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल सकता है, इसलिए जो भी आपने क्रेडिट ले रखा है उस क्रेडिट को आप चुपचाप रिवर्स कर दीजिए वरना आपकी खैर नहीं। दूसरा, ये जो अमाउंट आपसे यहां लिया गया है ये पैसा सरकार अपने पास रखेगी और जिसका बनता है अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड था तो रेसिपिएंट को मिल जाएगा, नहीं तो ये पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस प्रकार की बात हमें सेक्शन 76 के अंदर देखने को मिलती है जी। सेक्शन 77 इंटर कंफ्यूजन, आपको देना चाहिए था, सपोज करो आईजीएसटी बनता था पर आपने ट्रांजैक्शन को इंट्रा ट्रीट कर लिया है और आपने ये एक्चुअल में दे दिया है, तो जो आपने गलत तरीके से दे दिया है उसका मिलेगा आपको रिफंड और जो आपको देना बनता है वो आपको करना पड़ेगा पे। करना कैसे है, पहले रिफंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पहले आपको पे करना पड़ेगा। पे होने के बाद फिर 2 साल के भीतर भीतर आप अपना RFD 01 फाइल कर सकते हैं और वहां अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहां पर चूंकि आपने पैसा आपकी जेब में नहीं था, सरकारी पैसा आप दे चुके थे, गलत खाते में दिया था, तो इस मामले में कोई किसी प्रकार के इंटरेस्ट की बात नहीं करी जाएगी। ये बातें थी आपकी डिमांड से जुड़ी हुई। अब हम बात करना चाहते हैं आपसे रिकवरी की। तो रिकवरी के लिए सेक्शन 78 से शुरुआत हो जाती है। रिकवरी में बोलते हैं कि 3 महीना, डिमांड ऑर्डर के 3 महीने बाद से रिकवरी शुरू की जाएगी, बिकॉज 3 महीने का समय अपील में जाने का होता है। लेकिन एक्सेप्शनल सिचुएशंस के अंदर लाइक समरी असेसमेंट, वहां 3 महीने के भीतर भीतर भी ये रिकवरी वाले जो प्रोसीडिंग्स हैं इनिशिएट कराई जा सकती हैं। अच्छा जी, रिकवरी का मैकेनिज्म क्या होगा, सामदाम दंडभेद, जो मर्जी करना है आप कर सकते हो, पाकिस्तान का पानी रोक दो चाहे कुछ भी कर दो। अच्छा जी, तो बोलते हैं कि आपका अगर कोई रिफंड बनता है तो सबसे पहले उसके रिफंड ड्यू से एडजस्ट कर लिया जाता है। किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी को हम बेच सकते हैं उठाकर। अच्छा जी, थर्ड पार्टी से अगर आपका पैसा कहीं से आने वाला है तो डायरेक्ट थर्ड पार्टी को अप्रोच कर सकते हैं कि आप पैसा इनको ना देकर डायरेक्ट पैसा डिपार्टमेंट को ही दिया जाए। आपकी प्रॉपर्टी को चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो डिस्ट्रेन कर सकते हैं, खाली कर देंगे और उसको बेच सकते हैं जी। आगे कंसर्न्ड जो ऑफिसर होता है, कंसर्न्ड जो ऑफिसर अपने होते हैं, आईएएस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह, उनके थ्रू भी यहां पर कलेक्शन किए जा सकते हैं। रिकवरी थ्रू कोर्ट भी यहां पर हो सकती है, रियलाइजेशन ऑफ बॉन्ड भी यहां पे कराया जा सकता है। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन से भी हम रिकवर यहां पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हर दरवाजा, हर रास्ता यहां पर खोल दिया गया है कि आप अपनी रिकवरी कहां से कर सकते हैं। ऐसे करके सेक्शन 80 बात करता है इंस्टॉलमेंट में। अगर कमिश्नर साहब को ऐसा लगता है कि आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो ठीक नहीं है तो वो आपके ड्यूज को किश्तों में कन्वर्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 24 किश्तें आपकी बनाई जा सकती हैं और ये एक नॉन अपेलेबल मैटर बना दिया जाएगा। पर ध्यान दीजिए, ये सेल्फ असेस्ड लायबिलिटीज के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ री असेस्ड लायबिलिटीज के लिए होता है और ये आपका राइट नहीं होता, ये कमिश्नर की रहमत आपके लिए होती है। अगला पॉइंट 81, अगर आप रिकवरी से बचने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को दाएं बाएं करते हैं, अनयूजुअल ट्रांसफर्स कर देते हैं, तो ऐसे ट्रांसफर्स को हम लोग एक वॉइड वहां पर करार दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने एडुकेट कंसीडरेशन लेकर तरीके से अपना ये किया है तो फिर वहां पर उसको वॉइड नहीं कहा जाएगा। सेक्शन 82 बोलता है गवर्नमेंट ड्यूज आर प्रीफरेंशियल ड्यूज, मतलब ये है कि यहां पर आकर देखिए कैसे होगा कि जब भी लिक्विडेशन यहां पर होते हैं, जब भी कुछ अपना होगा तो इसका नंबर कहां पर आएगा। तो सबसे पहले इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट है वो आपको पे करनी होती है। उसके बाद वर्क्समैन ड्यूज एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर, इनका पारी पासू चार्ज होता है, मतलब इक्वल राइट होता है, मतलब कि एक साथ इनकी टाइमिंग है पे ऑफ करने की, 2-3 ऐसे करके नहीं है। जैसे कि मान लीजिए एसेट राइज होती है 45,000 की, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 10,000 के थे,
आपके पास 35,000 की एसेट है वर्क्समैन एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर को देने के लिए, 35 है। और मान लीजिए आपके वर्क्समैन ड्यूज 20,000 के थे, सिक्योर्ड क्रेडिटर 30,000 के थे, आपको टोटल बनता है 50,000 रुपए। तो क्या करेंगे, 35 की एसेट है आपके पास में, 50,000 के ड्यूज हैं, इनमें बंटवारा कैसे करोगे? तो रेशो में कर देंगे इनके में 2:3 के रेशो में 35,000 को बांट दिया जाएगा, जो क्रम से 14,000 और 21,000 आ जाता है इस प्रकार से। फिर फाइनेंशियल डेट से बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट करेंगे, उसके बाद अनसिक्योर्ड का नंबर आएगा। अनसिक्योर्ड का जब नंबर आएगा तो उसमें प्राथमिकता दी जाती है, फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती है गवर्नमेंट ड्यूज को, उसके बाद फिर बाकी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को मिलता है, एंड लेटर ऑन डिबेंचर होल्डर, प्रेफरेंशियल इक्विटी होल्डर, फिर उनकी बात अपनी करी जाती है। प्रोविजनल अटैचमेंट, अगर लगता है कि अभी डिमांड ऑर्डर बनने वाला है, अभी यहां पर हैं आप, और पता है कि भाई डिमांड ऑर्डर के बाद बंदा पेमेंट नहीं करेगा, रिकवरी करनी होगी, रिकवरी के लिए ये अपना उल्टा पुल्टा कुछ कर सकता है, तो इसलिए प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर के चलते इसकी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग इसके बैंक अकाउंट को हम फ्रीज कर सकते हैं कि इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी जाएगी। और ये जो प्रोविजनल अटैचमेंट है इसका जो लाइफ है वो मैक्सिमम 1 साल तक अपना चल सकता है। इसके बाद अब अगला प्रश्न आता है अलग तरह का, उसमें बोलते हैं पैसे कौन देगा बे। यहां धुआंधार अपनी बैटिंग करी जाएगी, पैसे कौन देगा। जब रिकवरी एक्शंस लगते हैं तो कभी कभी अलग सी सर्कमस्टांसेस सामने आ जाती हैं, उन सर्कमस्टांसेस के अंदर कॉलर किसका पकड़ा जाए। जैसे मान लीजिए ये बिजनेस ओन्ड बाई एक्स है, लेकिन एक्स ने अपना बिजनेस वाई को बेच दिया है, अब रिकवरी आ जाती है उस पीरियड की जहां पर पुराना मालिक एक्स था, लेकिन अब दुकान पर बैठा मिलेगा वाई। तो ऐसे में रिकवरी एक्स से करें या वाई से करें, बोलते हैं ज्वाइंटली एंड सेवरली। ज्वाइंटली एंड सेवरली का मतलब जो हत्थे चढ़ जाएगा उससे पूरी या पार्शली जैसे होगा उससे रिकवरी कर सकते हैं। ऐसे करके प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में अगर कुछ मैटर फंसता है तो प्रिंसिपल एजेंट से ज्वाइंटली एंड सेवरली रिकवरी करी जा सकती है। अमेलगमेशन मर्जर, मान लीजिए यहां से यहां तक ये अलग अलग चल रहे थे और यहां इस पॉइंट पर आकर ग्रेटर पॉइंट पर आकर दोनों को मर्ज कर दिया जाता है विद बैक डेट से। तो ऐसे में इस दौरान की जब ये साथ साथ चले हैं तो वहां इनकी लायबिलिटीज अलग अलग रहेंगी, रिकवरी अलग अलग होंगी या कैसे होंगी साहब? जब ये कुछ ऑफेंसेस रहे होंगे तो दोनों अलग अलग थे, तो दोनों अपने अपने ड्यूज के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के केस में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट पर लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट होती है। लिक्विडेटर अपनी अपॉइंटमेंट के बारे में 30 डेज के अंदर अंदर कमिश्नर को बताता है। कमिश्नर 3 महीने के भीतर भीतर उस पर अपना रिएक्शन देते हैं, अपनी लायबिलिटीज बताते हैं, और फिर वो जो लिक्विडेटर है वो इन लायबिलिटीज को रियलाइज, मतलब अपने एसेट को रियलाइज करके लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देता है। और हम ये बात जानते हैं कि ये प्रेफरेंशियल ड्यूज होते हैं, गवर्नमेंट के ड्यूज। उसके बाद में लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, डायरेक्टर कम शेयर होल्डर हैं, रिकवरी यहां पर आती है तो कंपनी हो या उसके डायरेक्टर कम शेयर होल्डर हो ज्वाइंटली सेवरली लायबल टू पे जीएसटी होते हैं। प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी बना दिया है तो क्या डायरेक्टर ऑफ दिस पब्लिक कंपनी जो है लायबल होंगे? द आंसर इज नो। हालांकि अब जो डायरेक्टर हैं उन पर अपनी पर्सनल जो पेनल्टी होती है अंडर सेक्शन 125 वो रेजिडरी पेनल्टी वो जरूर यहां पर एप्लीकेबल हो जाएगी। पार्टनरशिप फर्म के केस में फर्म हो और पार्टनर हो दोनों ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल होते हैं। व्हाट अबाउट रिटायरिंग पार्टनर, इंपॉर्टेंट है। जो रिटायरिंग पार्टनर होते हैं, मान लीजिए 7 मई को रिटायर हो जाता है, अब देखना यह कि इसने सूचना कब तक दे दी है। अगर ये 1 मंथ के अंदर सूचना दे देता है तो क्या होगा, अदरवाइज क्या किया जाएगा। 1 मंथ में सूचना दी है तो जब रिटायर हो जाएगा 7 मई तो 7 मई इफेक्टिव डेट होगी। 7 मई के बाद इसका कोई लेना देना यहां पर नहीं होगा। अगर ये अपनी इंफॉर्मेशन 1 महीने में नहीं देता, लेट जाकर देता, मान लीजिए इंफॉर्मेशन इसने 10 दिसंबर को जाकर दी, 7 मई को रिटायर था, 10 दिसंबर को इंफॉर्मेशन अगर ये दे रहा है, 7 महीने बाद दे रहा है, तो ऐसे केस में जिस दिन इंफॉर्मेशन आएगी उस दिन तक इसकी लायबिलिटी कंटिन्यू करेगी। हां, इस डेट के बाद अब इसकी लायबिलिटी नहीं रह जाएगी, ऐसे बोलते हैं। उसके बाद इन केस ऑफ माइनर, तो माइनर या इनकैपेबल जो पर्सन होता है उसमें जो उसके गार्जियन हैं, जो एजेंट्स होते हैं, वही उन्हीं से रिकवरी यहां पर करी जाती है। कोई डिस्प्यूटेड एसेट से कोई हवेली वगैरह है तो उसमें जो मैटर मैनेजर जो होता है, जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है उस प्रॉपर्टी के लिए, वो जो मैनेजर है वो यहां पर लायबल हो जाएगा। आगे बात करते हैं इन केस ऑफ डेथ ऑफ टैक्सेबल पर्सन, बिजनेस आप कंटिन्यू कर रहे हो या बिजनेस आप क्लोज कर रहे हो। अगर आपने बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो तो लायबल टू पे टू, अगर कंटिन्यूड है तो फिर कोई जो सक्सेसर होगा, जो भी नया मालिक आएगा वो यहां पर लायबल हो जाएगा। धंधा बंद कर दिया है तो उस व्यक्ति के जो उत्तराधिकारी थे, लीगल हेयर्स थे, उनसे रिकवरी यहां पर करी जाएगी। लेकिन रिमेंबर, जो उसके उत्तराधिकारी थे
उनकी अपनी पर्सनल एसेट जो उन्होंने कमाई है उसको यूज नहीं किया जाएगा। HUF AY BOI के केस में अगर वो खंडित करता है तो कर्ता मेंबर सब यहां इकट्ठे हो जाएंगे। फर्म डिसॉल्व होती तो अभी पार्टनर वगैरह जो भी हैं जॉइंटली सेवरली सारे यहां पर लपेट दिए जाएंगे। गार्जियनशिप या ट्रस्ट डिसॉल्व होती तो जो बेनिफिशियरी हो लायबल टू पे GST यहां पर हो जाएंगे। अगर धंधे में चेंज आता है किसी प्रकार का, पार्टनरशिप फर्म है और रजिस्टर, तो यहां पर ये अपना ABCD अपने करके ये लोग थे, ये पार्टनर यहां थे और एक पार्टनर जो है अपनी कंपनी यहां पर बना दी है और जो AB थे यहां पर ये इधर आ जाते हैं AB, तो AB जॉइंटली सेवरली यहां पर लायबल अपने हो जाते हैं। अब मजे की बात सुनिए जरा, यहां पर आपका एक सेक्शन ऐड किया गया है, नया सेक्शन आया है 74A एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइम, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आपके सेक्शन 73 और सेक्शन नंबर 74 है इनको रिप्लेस करते हुए एक सेक्शन ये आया है। ये जो दो सेक्शन थे 73 74, ये आपके फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक ही वैलिड रहेंगे। फाइनेंशियल ईयर 24-25 से अनवर्ड्स आपका नया सेक्शन काम करेगा। नए और पुराने सेक्शंस के एक तरफ रखता हूं 73 74 और दूसरी साइड में रखता हूं 74A। यहां पर क्या क्या अंतर आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो ये बोनाफाइड के लिए था, 74 मेलाफाइड के लिए था। 74A चूंकि दोनों को मर्ज करके दोनों को रिप्लेस करता है तो बोनाफाइड मेलाफाइड दोनों के अकेला सेक्शन बात करेगा। शोकोज नोटिस की टाइम लिमिट, डिमांड ऑर्डर और ऑफर्स, यहां पर अंतर आएंगे। शोकोज नोटिस की टाइम लिमिट ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, यह थी 2 साल 9 महीना बोनाफाइड में फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, और मेलाफाइड में थी 4 साल 6 महीने। अगर मैं देखूं तो 2 साल 9 महीने का मतलब हो गया 33 महीने, और फ्रॉड केस में था 4 साल 6 महीने का मतलब हो गया अपना भाई साहब 54 मंथ, तो टोटल था 87 मंथ, दोनों के मिला के बनते थे। एवरेज निकालूंगा तो 43.5 मंथ निकल के आते हैं। अब क्या किया गया है, अब आप बोनाफाइड हो या मेलाफाइड हो, सबके लिए एक ही लिमिट काम करेगी और वो है 3.5 साल की लिमिट, 3 ईयर एंड 6 मंथ। रामू 3 ईयर एंड 6 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, यानी कि 42 मंथ 42 महीने का समय यहां पर दिया गया है। डिमांड ऑर्डर का समय था 3 साल और 5 साल, लेकिन ध्यान दीजिए कहां से 3 साल 5 साल काउंट किए जाते थे, एनुअल रिटर्न की डेट से काउंट किए जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, यहां जैसे एनुअल रिटर्न की डेट आ गई, यहां से जंप मार के शोकोज नोटिस पे पहुंचे और शोकोज नोटिस से काउंटिंग करिए डिमांड ऑर्डर की लिमिट, जो कि पहले गलत कर रहे थे। एनुअल रिटर्न यहां पर करते थे, फिर शोकोज नोटिस यहां से जंप मारते थे और डिमांड ऑर्डर की टाइम लिमिट भी एनुअल रिटर्न की डेट से ही काउंट किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब शोकोज नोटिस से ये डिमांड ऑर्डर का समय काउंट किया जाएगा, जो कि है यहां पर 12 मंथ, जिसमें 6 महीने का एक्सटेंशन और दिया जा सकता है। तो मोटी बात अगर समझें, सेक्शन 74A के अंदर आकर 42 महीने का समय तो आपको यहां दे दिया जाता है, ठीक है, शोकोज नोटिस के लिए। 12 महीने का समय डिमांड ऑर्डर के लिए हो गया और 6 महीने का एक्सटेंशन पॉसिबल है, तो कुल मिलाकर 60 महीने बोले तो 5 साल के अंदर पूरा निपटारा यहां पे करना पड़ेगा। ऑफर नंबर 2 जब हम देखते हैं अपने और 3 नंबर देखते हैं, तो पुराने सेक्शन 70 जो थे अपने 3-4 थे, उसमें 30 डेज का समय दिया जाता था कि शोकोज नोटिस के 30 डेज के भीतर या डिमांड ऑर्डर के 30 डेज के भीतर, लेकिन अब वो 30 की बजाय 60 डेज कर दिया गया है। हालांकि ऑफर नंबर 2 तो दोनों में था बोनाफाइड मेलाफाइड, जबकि ऑफर नंबर 3 सिर्फ मेलाफाइड में था। तो ऑफर वही है जो जैसे थे, बस टाइम लिमिट में चेंज हुआ है। जो ऑफर नंबर 2 और 3 के अंदर आपका 30 डेज था वो कर दिया गया है अब बाबूजी 60 डेज। बाकी सारे जो प्रोविजन है वो जो कहते हो अपने यहां पर बने हुए हैं। तो ध्यान रखना रामू, शोकोज नोटिस 42 महीना, डिमांड ऑर्डर 12 + 6 महीना और ऑफर का जो समय है वो 60 डेज यहां पर कर दिया गया है। बाकी सारे जो चेंजेस हैं वो जो कहते हैं अपने रखवाए गए हैं। एक और सेक्शन यहां पर इंसर्ट किया गया है, सेक्शन 11A करके है। यहां अजीब सी पावर यहां लिखी गई है। कैसी पावर है? आई हैव द पावर, ओ हो, आई हैव द पावर। कैसी पावर बे? आई हैव द पावर टू एग्जेम्प्ट, टू नॉट टू रिकवर, हमें आपसे पैसा ना लेने की पावर है। बहुत बढ़िया, ऐसी पावर भगवान सबको दे। इसमें क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए एक इंडस्ट्री है और पूरी इंडस्ट्री एक जनरल प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व है, सपोज कीजिए लॉ फुली रेट उसका 5% का है,
लेकिन वो उसे एग्जेम्प्ट यहां पर मानकर चलती है, पूरी इंडस्ट्री या मेजर इंडस्ट्री से ये मान के चलती है कि वो एग्जेम्प्ट है। तो वैसे वाले केस के अंदर अगर सरकार इंडस्ट्री को पूरी को एक साथ अटैक मारेगी, सबको नोटिस डाल के मारेगी, तो सब लोग सड़कों पर आ जाएंगे और दिक्कत वहां पर हो जाएगी। तो ऐसे वाले केस में सरकार बैकफुट पर आ सकती है, उसकी पावर है बैकफुट पर आने की कि आई हैव द पावर टू नॉट टू रिकवर इन सच केस, अगर वो जनरल प्रैक्टिस के चलते हुए ऐसा किया जा रहा है तो। कहीं कुछ भी लिखा हुआ हो बोलते हैं, और प्रैक्टिस और जनरली प्रिवलेंट अगर ऐसी की जा रही है तो वहां पर ये सरकार बैकफुट पर आ सकती है कि ठीक है, फुल्ली या पार्शियल जो भी है वो अपना नॉट टू रिकवर की पावर अपने पास में रख के चलती है। इस प्रकार से आपका डिमांड रिकवरी का चैप्टर यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो यहां पर आकर आपके सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। कथा समाप्त होत है, जाओ जी वीर हनुमान, आसन जाए विराजियो, नगर करो कल्याण। बढ़िया से एग्जाम आपको देकर आने हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे।